ग्रेट, बहुत अच्छा लगा जान के। और आप सारे लोगों को ये बता देना चाहता हूँ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या हिंदी क्षेत्र से आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल, आपको हिंदी नहीं आती है, आपको लगता नहीं आप हिंदी में भी हिचकिचा रहे हैं, नहीं, आपको लोकल लैंग्वेज आपकी अवधी या भोजपुरी है तो उसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे, या फिर प्रियंका अच्छे से समझ सकती हैं, हिंदी तो क्योंकि मैं ये अच्छे भी से उत्तर समझ सकती प्रदेश हूँ। की ही कहीं ना कहीं से इनके तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ओके। सुनील, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? ओके, तो अभी फिलहाल जब हमने बात किया है कि जो सिंपल लॉज होते हैं फिजिक्स के, वो अप्लीकेबल होते हैं इवन रिसर्च की बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमारी यही थीम है अभी फिलहाल की। तो हम चाहेंगे कि प्रियंका जी हमें थोड़ी सी इनलाइटन करें, थोड़ा प्रकाश डालें इस चीज पर कि एस्ट्रोनॉमी जो कि रिसर्च की एक छोटी सी शाखा हम बोल सकते हैं, रिसर्च फील्ड की एक छोटी सी शाखा हम बोल सकते हैं, उस शाखा की एक ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी, यानी खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र में वो कौन से बहुत सारे क्रूशियल लॉज हैं जो स्कूल या कॉलेज स्तर पर बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, और आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में भी वो बहुत ही कारगर साबित होते हैं, मतलब यूजफुल साबित होते हैं। और वो हमारे बच्चों के लिए, जो हमसे जुड़े हुए हैं स्कूल और कॉलेज के बच्चे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग होगा उन्हें ये जान के, जो उन्हें सिंपल लॉज पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल में, वो महज याद करने की चीज नहीं है, महज जो है इस पास करने की चीज नहीं है, बल्कि ये लाइफ लॉन्ग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेटिव तौर पे, किसी भी साइंटिफिक या फिजिकल फेनोमेना को लॉजिकली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो इस पे प्रकाश डाल सकते हैं हम लोग। मैकेनिक्स से शुरू कर सकते हैं। मैं आपके लिए ओपन रखता हूँ, आप किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन डील कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर अब बात आए मैकेनिक्स की, तो हम लोग अपनी पाठशाला में सबसे पहली चीज जो शायद मैकेनिक्स का मूलभूत जो बेस है, वो है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। तो अगर हम मतलब जितने भी हमारे स्पेस में जो सारी चीजें हैं उनको एक साथ जोड़े रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बहुत ही जरूरी चीज है, और ये हर जगह अपने भूमिका अदा करती है, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। तो हम जो देखते हैं कि हम पृथ्वी है जो सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, ये भी गुरुत्वाकर्षण से ही हो रहा है। या बाकी के जो ग्रह हैं जो स्टार्स के अक्रॉस हैं, या फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ सिर्फ अर्थ ही सन के अक्रॉस घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सन एक छोटा हिस्सा है गैलेक्सी का। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, आकाशगंगा, और वो भी आकाशगंगा में भी, हर आकाशगंगा में माना जाता है कि उसके सेंटर में एक बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट होता है, ब्लैक होल। उसके अराउंड गैलेक्सी में भी ये सारा चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से आई थिंक जो बेसिक सबसे चीज है जो न्यूटन ने ढूंढी थी एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से, कि उनके सर पर एक एप्पल गिरा और उनको गुरुत्वाकर्षण की जानकारी हुई। ये चीज ऐसा नहीं है कि ये कभी 1500 या 1600 सदी में ढूंढा गया और उसके बाद इस पर कभी चर्चा नहीं हुई, या ये चीज बेमानी थी, इसका कोई यूज नहीं था। ये हर जगह बहुत बहुत ही काम आती है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन बिना ग्रेविटी के एस्ट्रोनॉमी नहीं की जा सकती या फिजिक्स नहीं किया जा सकता। ये बहुत जरूरी चीज है। और रही जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो हम लोग स्कूल में या कॉलेज में केपलर्स लॉ पढ़ते हैं, और ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो केपलर्स लॉ से रिलेटेड हैं। तो ये सारे जो बेसिक फिजिक्स की चीजें हैं वो हम लोग बहुत यूज करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में या हमारी रिसर्च में। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि लोग पता नहीं क्या काम करते हैं, वो बैठ के कुछ बहुत ही अलग सा कुछ काम कर देते हैं, तो इन सब का जो पहला स्टेप होता है वो बेसिक फिजिक्स है। तो वो अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। ओके, ग्रेट। तो हम इसमें अगर हम देखें कि
ठीक है, मैकेनिक्स के ऐसे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी या फिर उनका मोशन का जो 3 इक्वेशन बच्चों को रटाया जाता है, वो सचमुच यूजफुल है जैसे आपने ब्रीफ किया। तो क्या हम अगर थर्मोडायनामिक्स या फिर ऑप्टिक्स के जो सिंपल, क्योंकि जो पहला एस्ट्रोनॉमी या पहला खगोल शास्त्र का जो टीचिंग दी जाती है वो ऑप्टिकल से जनरली शुरू होती है। कोई भी बच्चा एक छोटा सा ऑप्टिकल टेलीस्कोप उठाता है या दूर की चीज दूरबीन उठा के देखता है, वो पहला इंट्रोडक्शन होता है किसी का भी एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो वो बेसिकली ऑप्टिकल में होता है। तो अगर हम बच्चों को ये बताने की कोशिश करें कि ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो वो लोग छोटे छोटे लॉज पढ़ते हैं वो कितने यूजफुल हैं, इवन बड़ी बड़ी जो 1 मीटर या 10 मीटर की चौड़ाई वाली वेधशालाएं बनाने के लिए, तो उनके उनके बारे में भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम एस्ट्रोनॉमी में करते क्या हैं, हम जो हमसे जो चीज़ें कई किलोमीटर दूर हैं, कई ये नंबर बहुत बड़ा है, हम उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम जो दूर के स्टार्स हैं या गैलेक्सीज हैं उनको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमसे इतनी दूर हैं कि उनकी लाइट हम तक पहुंचने के लिए भी बहुत समय लगता है। तो अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो सूर्य का जो प्रकाश है जब वो एमिट होता है, जो वो सूर्य की सतह से निकलता है, तो उसे पृथ्वी में पहुंचने में ही लगभग 8 मिनट लग जाता है। ये बहुत लंबा समय है। ये इतना लंबा समय इसलिए लगता है कि सूर्य उतना दूर है। इसी प्रकार अगर हम अपने सबसे नजदीकी सितारे की भी बात करें तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी ये नाम है हमारे सबसे नजदीकी सितारे का। ये ऑलरेडी 4.2 लाइट ईयर्स हमसे दूर है। अब लाइट ईयर एक तरीके का यूनिट है जो एस्ट्रोनॉमी में इकाई है, जो एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल की जाती है। और इस इकाई का अर्थ है यानी एक, अगर कितना दूर तक प्रकाश अगर एक साल जाएगा, मतलब आज अगर आपने कोई चीज यहाँ से एमिट की, छोड़ी, तो वह प्रकाश एक साल कितना दूर तक ट्रैवल करेगा, इस दूरी को 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर सबसे नजदीकी तारा मौजूद है, यानी वहां से निकली हुई रोशनी हमें 4.2 साल के बाद ही पता चलती है, इतना दूर है वो सितारा। तो आप अंदाज लगा सकते हैं इनसे जो रोशनी आती है इन सारे ऑब्जेक्ट से, वो बहुत ब्राइट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। और इसलिए अगर आपको इस को स्टडी करना है, इसके बारे में कुछ भी चीजें निकालनी है, कोई भी मेजरमेंट करना है, तो आपको ये रोशनी को एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी इसका कलेक्टिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं पे लाइट गैदरिंग का पावर आता है, या लेंसेज का आप यूज करते हैं, तो मिरर्स और लेंसेज का यहाँ पे यूज होता है। और ऑप्टिक्स इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक बहुत ही सिंपल फेनोमेना है जो हम लोग नॉर्मल अपने जीवन में देखते हैं, जैसे बारिश का मौसम होता है और एकदम से धूप आ जाती है और आप रेनबो देखते हैं। तो ये रेनबो क्या है? बेसिकली आपके जो आपका स्काई है, क्लाउड में अगर थोड़ा सा आकाश में थोड़ा भी वाटर वेपर होता है तो उससे ऐसी चीजें ये हो जाती हैं, परावर्तित होती हैं ये किरणें, और उनके कारण आपकी जो व्हाइट लाइट है, सफेद प्रकाश, वो कई सारे विभिन्न वेवलेंथ्स में स्प्लिट हो जाता है। और इस चीज को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा डिफ्रैक्शन के बारे में, तो अगर आपकी कोई भी व्हाइट लाइट है जो आप प्रिज्म सामने रखोगे तो वो किस तरीके से स्प्लिट होती है और उसका डिफ्रैक्शन होता है। और इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग हमारे स्पेक्ट्रोग्राफ्स में करते हैं, जिससे हम ये सारे बाहर के ग्रहों को ढूंढने का भी काम करते हैं। तो उस तरीके से डिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल, ये सारी चीजें का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारी रिसर्च में। तो ये सारी चीजें जानना और जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं वो बिल्कुल बहुत ही यूजफुल है और आगे जरूर काम आता है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इन बच्चों के लिए जो जिनको ये लगता है कि नहीं हमें लेंसेज पढ़ाए जाते हैं, हमें मिरर्स पढ़ाए जाते हैं, एक पिन का जो है एक हमें इमेज बनवाई जाती है, वो अनायास है, क्या करते हैं, ऐसा क्यों है? बट यही जो लेंस आप यहाँ पे पढ़ते हो वही लेंस यूज होता है दूरबीन बनाने में, वही लेंस यूज होता है बड़े बड़े बाइनोकुलर्स बनाने में जो आप दूर की चीज देखने के लिए इस्तेमाल करते हो, वही लेंसेज का यूज सूक्ष्मदर्शी में होता है।
जो छोटे छोटे बहुत ही अति सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये जो ऑप्टिक्स के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हैं, जो लेंसेज में यूज होते हैं, वो देखिए कितने काम के हैं। और दूसरी चीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिसकी हम बात करते हैं, जो परावर्तन का नियम है, जो वो सारे भी इस्तेमाल करके मिरर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मिरर्स। क्योंकि बड़े लेंसेज बनाना बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसलिए दूरबीन में हम बड़े मिरर्स लगाते हैं। तो बच्चों, आप लोग ये देखिए कि इवन जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, और या फिर विवर्तन जिसे प्रिज्म के थ्रू आपको दिखाया जाता है, जिससे आपको स्पेक्ट्रम मिलता है, बेसिकली ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पढ़ते हो, और वो कितने सारे यूजफुल होते हैं। अच्छा, एक चीज हम इसी क्रम में, चूंकि हम दोनों जो है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हैं, और यानी कि कोई भी चीज हम स्टडी कर रहे हैं वो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट होता है, और वहां से चीजें जो है जिनके भी बेसिस पे हम स्टडी करते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आने में टाइम लगता है। और वो मतलब बच्चों को या हमारे लिसनर्स को ये जानना जरूरी होगा कि वो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन हैं जिसके माध्यम से आप डिटेल्स निकालते हो सुदूर के ग्रहों या तारों या उनके किसी भी चीज के बारे में। तो मैं जस्ट ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये है तो बहुत वास्ट, बट इस तरह के 3 जो है मेनली मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम किसी भी खगोलीय पिंड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। एक तो ये है कि डायरेक्टली हम कोई इंस्ट्रूमेंट वहां पे भेजें, वहां से वहां का सैंपल लेके आए। सैंपल मतलब वहां के धरती का कोई मिट्टी का भाग, पत्थरों के टुकड़े, ये सब ला करके यहाँ पे स्टडी किया जाए। दूसरी है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भेजा जाए जो वहीं पे स्टडी करे और हमें केवल रिजल्ट भेजे। तीसरा है कि हम वहां पे ना जा सके, सुदूर का है, तो हम यहीं अर्थ पे बैठे बैठे या अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के जो है ऑर्बिट में, एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाएं और वहां से स्टडी करें। और मेनली ये जो दूर से पढ़ने, दूर से अंडरस्टैंड करने वाला काम होता है, मेनली ये होता है हमारे एक पर्टिकुलर टेक्निक है जो ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे डिपेंडेंट है। तो मैं ये चाहूंगा हम और डिटेल में ना जाते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी सी बात करें, ये है क्या और कैसे इंफॉर्मेशन सुदूर से जो आती हैं हम उन्हें डिकोड करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है कि हमारी जो लाइट है वो कई सारे वो सिर्फ एक वेवलेंथ में नहीं है, तो उसमें कई सारे एनर्जी बैंड्स हैं, यानी कि गामा रे होता है, एक्स रे होता है, ऑप्टिकल होता है और रेडियो होता है। लेकिन अगर आप पृथ्वी पर हैं तो ये सारी की सारी लाइट के हर वेवलेंथ आप तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी है हमारे अर्थ के ऊपर, और इस कारण आपको सिर्फ विजिबल लाइट, जो हम आंखों से देख सकते हैं चीजें, वो वाली, रेडियो का कुछ हिस्सा और इंफ्रारेड का कुछ पार्ट ही हम तक पहुंच पाता है। और बाकी के, अगर आपको बाकी के डोमेन में अगर आपको कोई भी तरीके की रिसर्च करनी है, तो आपको अपना जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप सारी पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई चीज का मेजरमेंट करना चाहते हैं, मान लो आप एक्सरे से कुछ करना चाहते हैं या गामा रे से, तो वो सारी चीजें आपको स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट के साथ में लॉन्च करनी पड़ती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये बेसिकली आपको अलग अलग एनर्जी रेंज में होता है, और इससे हर स्टार या हर गैलेक्सी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में आपको पता चलता है। तो अगर आप विजिबल में किसी स्टार को देखेंगे तो आपको कुछ उसके टेम्परेचर के बारे में आपको आइडिया आता है, और अगर आपको कुछ और चीजें उसकी जाननी है तो आपको दूसरे वेवलेंथ में उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हर वेवलेंथ का यूज एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं। और अभी मुझे कुछ लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। एक सवाल पूछा गया है किसी ने मुझसे कि तारे अगर बहुत पास हैं तो वो आपस में क्यों नहीं टकराते। तो हम लोगों को इतनी दूर से ऐसा लगता है कि ये तारे एक दूसरे के बहुत पास में हैं, क्योंकि हम काफी दूर से चीजों को देख रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि जरूरी नहीं है जो दो चीजें आपको आंखों से पास दिखाई दें वो सच में इतनी पास हो, क्योंकि अगर आप उस डिस्टेंस इतनी दूर से देख रहे हैं इसलिए वो आपको पास में, नजदीक में नजर आ रही है। और ऐसा भी होता है कि कुछ तारे बाइनरी होते हैं, यानी वो जोड़े के साथ आते हैं, एक अकेला तारा नहीं होता, उनके साथ और एक तारा मौजूद होता है, लेकिन उनके बीच में भी एक निश्चित दूरी होती है।
और कभी किसी कारणवश अगर ये दूरी कम हो जाए तो ग्रेविटी के कारण वो दो तारे मिलके उनका मर्जर यानी एक के ऊपर एक वो गिर भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर ग्रेविटी मौजूद है दोनों के बीच में तो दोनों अपनी ऑर्बिट अपनी कक्षा नहीं छोड़ेंगे और वो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर तारा, दो तारे एक दूसरे के जो पास आपको दिख रहे हैं वो सच में पास हों। तो ये भी जानना, ये भी समझना जरूरी है। ओके, कोई और क्वेश्चन है अभी आपके पास? और किसी कोई मुझसे पूछ रहा है कि स्टार कैसा दिखता है। तो आपने अगर देखा होगा कैसे दिखते हैं आपको स्टार्स, आप लोगों को एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखता है, यानी एक बिंदी की तरह छोटा सा एक स्टार दिखता है। और हमारे पास जो सबसे ज्यादा नजदीक का स्टार है वो सूरज है, सन है। उसी के बारे में हमारे पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है क्योंकि वो इतना बड़ा दिखाई देता है। और वो इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सच में सबसे बड़ा स्टार है, वो इसलिए इतना बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो हमारा सबसे नजदीकी स्टार है और इसलिए हम टोटली उसको देख सकते हैं और हमें एक छोटा बॉल जितने साइज का वो दिखाई पड़ता है। लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट इतने दूर हैं इसलिए वो हमको एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई देते हैं। और हम लोगों को नॉर्मली प्लैनेट्स भी वैसे ही दिखाई देते हैं पॉइंट सोर्स की तरह। लेकिन अंतर इतना होता है कि स्टार्स बहुत दूर हैं और उनकी लाइट बहुत दूर से आती है, इसलिए एटमॉस्फेयर से आते आते वो हमको ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि प्लैनेट्स हमारे काफी नजदीक में हैं और वो हमको ट्विंकल होते हुए नहीं दिखाई देते। तो ये डिफरेंस है। ओके, तो एक और सवाल पूछा है सिमिलरली कि प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करता स्टार की तरह। तो ठीक है, क्योंकि अभी अभी जस्ट ये मैंने बात बोली तो मैं इस पे और थोड़ा सा रोशनी डालती हूँ। तो होता ये है कि देखो, हम अभी जस्ट बात कर रहे थे एंगुलर साइज का कंसेप्ट जानना इम्पोर्टेंट है। और सुनील, अगर मैं बोलते हुए कुछ टर्म्स यूज नहीं कर पा रही हूँ तो आप प्लीज उनको हिंदी में भी बोल सकते हैं और कहीं हो सकता है आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्कशन हम लोग बहुत इनफॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे। तो आप भी प्लीज कंट्रीब्यूट करिएगा। तो अगर आप किसी भी स्टार को देख रहे हैं तो वो बहुत दूर होते हैं और इसके कारण हम जितना एंगुलर साइज वो हमारी आंखों पर डालते हैं वो काफी छोटा है। तो एंगुलर साइज कैसा है, अगर आप ट्रेन से कभी जा रहे हैं तो आपने देखा होगा, अगर आपके पास में कोई पहाड़ है ट्रेन के नजदीक में तो वो पहाड़ कितना बड़ा दिखाई देता है, पर कोई चीज जो बहुत दूर है वो छोटी नजर आती है, भले ही वो सेम साइज की हो। तो इसका अर्थ है दूर की चीज हमारी आंखों पे एक अलग एंगुलर साइज सबटेंड करती है, लेकिन पास वाली चीज एक बड़ा साइज करती है। तो इसी प्रकार से क्योंकि स्टार्स बहुत दूर हैं वो एक कम एंगल सबटेंड करते हैं, इसलिए वहां से आने वाली लाइट जो है वो जब एटमॉस्फेयर से पास होती है तो हमको वो ट्विंकल का इफेक्ट दिखाई देता है। लेकिन प्लैनेट का जो साइज है वो काफी बड़ा है और वो उसकी लाइट जब एटमॉस्फेयर से पास होती है तो इतने सारे एंगल्स हैं कि वो सब कैंसिल आउट हो जाता है और वो ट्विंकलिंग हमें नजर नहीं आती और हमें लगता है कि वो प्लैनेट ट्विंकल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो चीज दूर होती तो हमें भी उसी तरीके से नजर आती। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ट्विंकलिंग के लिए। तो मतलब बहुत सारी स्टार्स हैं जो आप अपने सर पे देखते होगे, वो बहुत ही कम ट्विंकल करते हैं, ऑलमोस्ट लगता है वो ट्विंकल नहीं ही करते हैं। और जो आप शाम को या आप किनारे दिखते हैं अर्थ के, मतलब डिस्क के अराउंड, जो हम बोल सकते हैं डिस्क के अराउंड, वो जो दिखते हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्विंकल करते हैं। यानी जो लोअर हाइट पे दिखते हैं उनको एल्टीट्यूड बोलते हैं, लोअर एल्टीट्यूड पे जो दिखते हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्विंकल करते हैं। तो वो भी हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का योगदान होता है। अच्छा, चूंकि हम लोग जो है बात करते करते तारे और प्लैनेट पे ऑलरेडी आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम बात कर लें कि तारे हमें अलग अलग कलर के क्यों दिखाई देते हैं। कुछ हमें लाल दिखते हैं, कुछ हमें ब्लू दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों ना तारे एक जैसे दिखते हैं? क्या ये इसमें डिस्टेंस का फैक्टर है या कुछ और है? ये सिर्फ ये डिस्टेंस का फैक्टर नहीं है। एक्चुअली अगर हम सूरज को देखें तो सन जो है वो एक पीले रंग का, एक येलो कलर का स्टार है। तो ये बेसिकली उसकी सरफेस टेम्परेचर के कारण होता है।
तो हर स्टार है वो अलग अलग सरफेस टेम्परेचर का होता है। तो कुछ स्टार्स होते हैं जिनका सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है। अब मैं जब सरफेस टेम्परेचर की बात कर रही हूँ तो ये नंबर्स ऑलरेडी बहुत बड़े हैं। सन के सरफेस टेम्परेचर का बात की जाए तो वो लगभग 5800 डिग्री केल्विन है। तो केल्विन अगर आपको पता है तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में ऑलरेडी 273 का फैक्टर आता है, मतलब एडिशन किया जाए तो रूम टेम्परेचर हमारा समझ लो 300 डिग्री केल्विन है इस वक्त नॉर्मली। तो आप उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 300 डिग्री केल्विन में आप आराम से बैठे हुए हैं अपने घर में, आपको अच्छा फील हो रहा है। लेकिन 5800 डिग्री केल्विन मतलब एक बहुत ही ज्यादा बड़ा तापमान है। लेकिन ये सबसे ज्यादा तापमान नहीं है। कुछ स्टार्स इससे भी ज्यादा गर्म होते हैं और उनका टेम्परेचर 50,000 डिग्री केल्विन होता है। और ऐसे स्टार्स की लाइट हमारे तक जब आती है तो उसका कलर जो है वो ब्लूइश या व्हाइट कलर का होता है। इसका जो रीजन है वो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे जाता है। तो ब्लैक बॉडी जो कंसेप्ट है, अगर आपने कॉलेज में पढ़ा है, तो बेसिकली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को एक टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। जब हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्लैट नहीं होता। फ्लैट यानी हर एनर्जी में सिमिलर इंटेंसिटी नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ में उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है और ये डिपेंड करता है कि वो किस तापमान का है। तो अगर हम ओ टाइप ऑब्जेक्ट यानी जो 50,000 डिग्री केल्विन का अगर कोई स्टार है तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म है उसकी मेजर जो एनर्जी है वो ब्लू या व्हाइट पार्ट में आती है, यानी वो अल्ट्रा वायलेट गामा रे इन सारे एनर्जी में आती है, उसमें ज्यादा एनर्जी एमिट करता है। और विजिबल जो लाइट हम देख सकते हैं उसमें वो कम एनर्जी एमिट करता है, लेकिन वो ब्लू और व्हाइट कलर पे ज्यादा एनर्जी दिखती है हमको। वैसे ही जब हम सन पे आते हैं तो वो अपनी मेजर एनर्जी विजिबल में एमिट करता है जो हमें दिखता है आंखों से, इसलिए उसका कलर अलग है। और हम अगर इससे ठंडे सितारे देखें जो 2500 से 3000 डिग्री केल्विन के हैं, वो अपने साथ सबसे ज्यादा एनर्जी नियर इंफ्रारेड में एमिट करते हैं और इसलिए उनका कलर लाल जैसा दिखता है क्योंकि वहां पे ब्लैक बॉडी का पीक सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए तापमान और जो स्टार्स का कलर है वो बेसिकली ब्लैक बॉडी से है और वो भी एक फिजिक्स का ही लॉ है जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। तो फिर से हम बेसिक फिजिक्स पे आ जाते हैं। तो सारी चीजें अगर हम देखें, हम कहीं पे भी शुरू करें, हम गैलेक्सीज पे चले जाएं, सितारों पे चले जाएं, यूनिवर्स की किसी भी इस पे चले जाएं, अगर आपको कुछ भी जानना है तो बेसिक्स आपकी स्कूल और कॉलेज लेवल की फिजिक्स पर ही आकर रुक जाता है। तो हाँ। ओके, ग्रेट एंड नाइस ब्रीफ। इनफैक्ट जैसे आपने हमें बताया तारों का कलर अलग अलग होता है और वो उनके बेसिकली उनकी खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी उन तारों की अपनी पर्सनल जो भी वहाँ पे टेम्परेचर है उसकी वजह से है। तो इसी इसी लाइन में मैं चाहूंगा, एक चीज बहुत सुना जाता है कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? तो क्या है ये डॉपलर इफेक्ट जो जो बहुत ही, और कहाँ कहाँ इसका हम मतलब दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल मतलब होता ही है, ये घटना घटती ही है हमारे पास, ऐसा कुछ होता है क्या? ओके, तो डॉपलर इफेक्ट का जो कंसेप्ट है ये हमने सभी लोगों ने देखा है। तो इसका सबसे सरल और सीधा उदाहरण अगर मैं देना चाहूंगी, हम लोग ट्रेन स्टेशन पर जब ट्रेन का इंतजार करते हैं तो हम सभी लोगों ने सुना होगा जब ट्रेन का ड्राइवर विसल हॉर्न मारता है तो जब ट्रेन स्टेशन पे आ रही होती है तो उसकी विसल की इंटेंसिटी ऐसी लगती है जैसे वो तेज हो रही है। लेकिन जब सेम ट्रेन स्टेशन छोड़ के जा रही होती है और उस टाइम पे अगर विसल बज रही होती है तो ऐसा लगता है कि वो इंटेंसिटी कम हो रही है। ये इंटेंसिटी का बढ़ना और कम होना असल में फ्रीक्वेंसी का बढ़ने और कम होने से लेना देना है। तो ये जो कंसेप्ट है ये डॉपलर इफेक्ट इन साउंड कहलाता है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो साउंड एमिट कर रहा है, चाहे वो ट्रेन का विसल हो या एक कार है जो हॉर्न बजा रही हो, और वो अगर आपके पास, अगर आप ऑब्जर्वर हो, अगर आप सुन रहे हो और आपके पास वो चीज आपको अप्रोच कर रही है तो आपको उस वक्त ऐसा लगता है कि वो साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। लेकिन अगर सेम ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है तो आपको लगता है कि उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी दूर हो रही है, कम हो रही है। तो ये आप बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिले, लेकिन ऑब्जेक्ट पास आया और दूर गया और आपने उस वक्त अपने कानों से सुना और आपको चेंज होती हुई फ्रीक्वेंसी नजर आई। तो ये साउंड का डॉपलर इफेक्ट है।
लेकिन ये सिर्फ साउंड तक सीमित नहीं है, लाइट में भी डॉपलर इफेक्ट होता है, लेकिन इसके लिए बस ज्यादा डिस्टेंसेस चाहिए ये इफेक्ट देखने के लिए। तो जो लाइट हमें स्टार्स के साथ आती है, तो अगर हम देखें, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी प्रिज्म की या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, जहां पे हम लोग लाइट को डिफ्रैक्ट कर सकते हैं, यानी उनके विभिन्न वेवलेंथ्स में उनको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आप किसी तरीके से, ऐसा एक डिवाइस है आपके पास जिसको स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं, वो अगर आप लाइट को स्प्लिट कर रहे हो सारे वेवलेंथ में, और फिर अगर जहां से लाइट आपको मिल रही है वो ऑब्जेक्ट खुद आपकी तरफ आ रहा है किसी तरीके से, यानी आप पृथ्वी पर एक जगह पर हो और कोई स्टार आपके नजदीक आ रहा है, तो उससे जो लाइट आपको मिल रही है वो सारी लाइट आपको ब्लू की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और जब वो स्टार आपसे दूर जाएगा तो वो जो चीज है वो आपको रेड की तरफ दिखाई देगी, यानी रेड शिफ्ट होगी। तो इसलिए आपने शायद लोगों से सुना होगा कि यूनिवर्स एक्सपांड करता है, तो यूनिवर्स एक्सपांड करता है और सारी गैलेक्सीज और सारी चीजें हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूर जाती हैं, इसलिए जो भी लाइट हमारे पास आती है वो हमको रेड शिफ्टेड दिखाई देती है। तो ये ऑलरेडी डॉपलर इफेक्ट का तरीका है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की थी कि हम लोग ग्रह ढूंढने का काम करते हैं, वो भी इसी कंसेप्ट से करते हैं, और वो कंसेप्ट भी समझना बहुत इजी है। तो हम अक्सर बात करते हैं कि अगर कोई हम ग्रह और सितारे का स्टार प्लैनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि अर्थ सन के अराउंड जा रहा है, या पृथ्वी गोल घूम रही है सूरज के अराउंड। बट सच्चाई में होता यह है कि दोनों सूरज और पृथ्वी उनके सेंटर ऑफ मास के अराउंड जा रहे हैं। और सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट मेरे ख्याल से हम लोग क्लास 6th या 7th में सीखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहां पे आपके दो ऑब्जेक्ट्स का बैलेंस क्रिएट होता है। तो अगर सीसॉ पे दोनों बराबर उम्र और वजन के, मतलब दो बराबर वजन के बच्चे बैठे होंगे, तो उनका सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में होगा। लेकिन अगर कोई चीज बहुत हैवी है, मान लो एक 100 किलो की चीज है और एक सिर्फ 10 किलो की है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 100 किलो के नजदीक होगा। तो इसी तरीके से अगर हम स्टार प्लैनेट की बात करते हैं, तो सन का मास 98% टाइम्स है पूरे सोलर सिस्टम का मास, और सिर्फ 2% मास में बाकी के सारे ग्रह बने हैं, यानी पृथ्वी बहुत कम वजन है कंपेयर टू सन। तो सन अर्थ सिस्टम में भी होता यह है कि हमें लगता है कि अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड, पर असल में क्या है कि दोनों सेंटर ऑफ मास के अराउंड में घूम रहे हैं। और क्योंकि सन इतना भारी है तो उसका सेंटर ऑफ मास एकदम सन के पास में है, इसलिए घूमते वक्त कई बार ऐसा होता है कि जो लाइट आ रही है सन से या किसी भी सितारे से, वो एक बारी में हमको लगेगा कि हमारी तरफ आ रही है, यानी कि ब्लू शिफ्ट हो रही है, और दूसरी बारी में लगेगा कि वो हमसे दूर जा रही है। और इसी 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 चीज का यूज करके साइंटिस्ट्स फाइंड करते हैं कि प्लैनेट मौजूद है या नहीं। तो ये कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे। तो ये डॉपलर इफेक्ट का कंसेप्ट ही वहां पे काम आता है। ओके, ग्रेट, नाइस। सो एक और चीज, जैसे हम चूंकि डॉपलर इफेक्ट की बात करी और ये सब, और एक चीज मुझे ज्ञात है कि जब आप फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में अपनी पीएचडी के लिए काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे आप लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका बहुत अच्छा नाम है, पारस। ओके, मे बी लोगों को लग सकता है कि इसमें से किसी का नाम हो सकता है या किसी के रिश्तेदार का नाम हो सकता है। ये किसी के नाम पे नहीं बना था। बेसिकली ये एक तरह से वेवलेंथ के डॉपलर इफेक्ट को ही लेकर के आप लोगों ने बनाया था, और उससे आप लोगों ने जो है कई सारे डॉर्फ की डिस्कवरी भी करी थी। डॉर्फ के बारे में अभी बता दीजिएगा जब आप बात करेंगे। मैं एक चीज ये बताता हूँ कि जैसे अभी हम लोग कुछ जार्गन्स यूज करेंगे। जार्गन्स मतलब कुछ टर्म्स होंगे जो इनके बारे में आपको शायद ना जानकारी हो, इसलिए मैं, या जानकारी हो, मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। हम बात करेंगे कि कुछ होते हैं जिनको हम लाइट कर्व कहते हैं, लाइट कर्व या इंटेंसिटी बोले। इंटेंसिटी आप लोग जानते होंगे क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है। लाइट एक कुछ लाइट को लोग बोलते हैं कि क्वांटा, यानी एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स होते हैं जिनसे मिलकर के बना होता है। इंटेंसिटी वो चीज हुई कि किसी भी सोर्स की इंटेंसिटी तुम्हारे तक आने वाले 1 सेकंड में एक यूनिट एरिया, यानी ये एरिया, एक छोटी सी एरिया ले लो, उसमें कितने नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स आ रहे हैं उनको गिन लो,
वही इंटेंसिटी होती है। और ये होती है किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी पे, यानी कि इंटेंसिटी आप एनर्जी के साथ अगर प्लॉट कर दो, आप हर एनर्जी मतलब हर एक एनर्जी का इंटेंसिटी निकालो, उसको एक्स एक्सिस पे रख दो, और एक्स एक्सिस पे एनर्जी रख दो, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी, यानी नंबर ऑफ जो भी आप पैकेट्स गिन रहे हो। गिनने के उसके तरीके हैं, बहुत सारे डिटेक्टर्स बनाए गए हैं जिससे आप गिन सकते हो। तो मैं इजी लैंग्वेज में ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूं कि ये जो चीज है जिसको हम एक्स एक्सिस पे एनर्जी प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी प्लॉट करते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और दूसरा जो जार्गन हम यूज करेंगे वो है लाइट कर्व। हम क्या करें, किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी बैंड में, सपोज पूरे ऑप्टिकल चैनल को ले लें, पूरे विजिबल या ऑप्टिकल चैनल को ले लें, जो कि रफली 3000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के हम मान सकते हैं कि 8000 एंगस्ट्रॉम तक जाता है। इस पूरे बैंड में कुछ हम मान लेते हैं, पूरे बैंड पास में जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं सबको हम गिनते जाएं और उसको टाइम के साथ प्लॉट कर दें, यानी कि हम टाइम के साथ उसका इंटेंसिटी देखें, उस जार्गन को हम कहेंगे, उस चीज को हम कहेंगे लाइट कर्व। हमने ये चीज इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करना चाहा क्योंकि हम जब आगे बात करेंगे तो बार बार बोलेंगे लाइट कर्व क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। और एक और चीज हम बताना चाहेंगे कि कोई भी बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे कुछ स्पेसिफिक टाइप की स्पेक्ट्रम निकलते हैं। इनफैक्ट वो क्या होता है कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर के बना होता है और इलेक्ट्रॉन्स उनके बाहरी कक्षा में है, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर ऑर्बिट से किसी तरह निकल जाए और उसकी जगह भरने के लिए कोई बाहर की ऑर्बिट वाला उसमें जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी उतनी ही रिलीज होती है जितनी कि उस ऑर्बिट से नीचे वाली ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन सपोज 5वीं सेल से दूसरी सेल में कूदेगा तो एनर्जी उसके एनर्जी के डिफरेंस के बराबर निकलेगी। यानी कि बहुत ही कम एनर्जी बैंड में आपकी एकाएक इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हो रहा है। और इस तरह हम क्या करते हैं, हमें अगर प्लॉट करेंगे स्पेक्ट्रम, जैसे बताया कि एनर्जी हम प्लॉट कर दे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी प्लॉट कर दे, तो इस केस में क्या होगा, एक छोटी सी एनर्जी में, बहुत छोटी सी एनर्जी बैंड में हमें एक स्पाइक सा मिलेगा, लगेगा एक लाइन खड़ी हो गई है। इसीलिए इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम लोग अभी बात करते हुए इन सब चीजों पे आएंगे, इसलिए मैंने कहा इन सबको एक बार आप लोगों को बता देना चाहिए। अच्छा प्रियंका जी, हम चाहेंगे कि अभी हम बात करते हैं कि जो आपने पारस बनाया था, एक बहुत ही ब्रीफ में जानकारी दे दी जाए कि क्या क्या उसमें इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली आपने क्या इस्तेमाल किया था? सुना है वो लेजर या फिर ऑप्टिकल फाइबर, जो इन बच्चों ने सुना है ऑप्टिकल फाइबर क्या है वो शायद जानते भी होंगे। अगर उन्हें पता चले कि कैसे क्या क्या उनका काम था, कैसे आपने वो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया था, बनाया था, तो उसके बारे में अच्छा होगा। ओके तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारी टीम ने डिज़ाइन किया था और हम लोग बेसिकली जैसे मैंने बोला कि हम डॉपलर इफेक्ट को देखकर हम बता सकते हैं कि एक स्टार क्या उसकी कक्षा में कोई ग्रह मौजूद है या नहीं। तो उसको देखने के लिए हमको कुछ मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं, कोई चीज़ें मापनी पड़ती हैं। तो अब ये जो भी चीज़ें मापनी है ये बहुत ही प्रिसाइज होती हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया किस चीज़ की बात की कि हम सेंटर ऑफ मास के अराउंड में कोई चीज़ घूम रही है, और मैंने आपको अभी बोला कि ये सारी जो चीजें हैं वो फोर्स के कारण है, यानी ग्रेविटी के कारण है। तो अगर आप मान लीजिए कि हम कहते हैं कि जो भी बल पृथ्वी के ऊपर आ रहा है सूर्य के कारण, उसके कारण ही पृथ्वी गोल घूम रही है, वो सेंटर ऑफ मास। सेम उसी तरीके से पृथ्वी भी कुछ बल डालती है सूरज के ऊपर, यानी कोई भी सितारे के ऊपर जो उसका ग्रह है वो बल डालेगा और उसके कारण वह भी सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमेगा। क्योंकि जो ग्रह है वो छोटा है, इसलिए जो वो बल डाल सकता है अपने सितारे के ऊपर वो कम होगा, और उसके कारण जो छोटा सा ऑर्बिट वो सितारा करता है उसके कारण जो एम्पलीट्यूड क्रिएट होता है वो ज्यादा नहीं होता है, वो इतना छोटा होता है कि उसको मापना काफी दिक्कत का काम है। इसी के लिए हमको हाई रेजोल्यूशन के स्पेक्ट्रोग्राफ बनाने पड़ते हैं। अब हाई रेजोल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो अभी अभी सुनील ने कहा, हमको बताया कि हमारे जो स्टार्स हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ
मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। जब उनको वो निश्चित एनर्जी मिल जाती है तो वो ट्रांजिशंस करते हैं। तो ट्रांजिशंस में क्या होता है, जो भी स्टार्स हैं उनका जो कोर है यानी इंटीरियर, जहां पे सारी एनर्जी क्रिएट होती है, वहां से एनर्जी बाहर की तरफ ट्रैवल करती है। यानी हर स्टार के इंटीरियर, जैसे सन का भी जो इंटीरियर है, वहां पे सारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, सारे रिएक्शंस होते हैं, और वहां से एनर्जी एमिट करती है सन के बाहर के सरफेस की तरफ। और बाहर के सरफेस पे कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सन में प्रेजेंट होते हैं वैसे और स्टार्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और जब ये एनर्जी बाहर तक आती है तो कुछ एलिमेंट्स, क्योंकि उनके वो निश्चित ट्रांजिशन करने के लिए मिलता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक तरीके से वो एनर्जी गायब हो जाती है, और जब वो एनर्जी गायब हो जाती है तो जो हम स्पेक्ट्रा देखते हैं उसमें हमको एब्जॉर्प्शन फीचर्स मिलते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे पास स्लाइड्स तो नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को ये चीज इस तरीके से दिखाने की। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये है एक तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये नॉर्मल इंटेंसिटी है जो लाइट आ रही है, और अगर कोई भी एलिमेंट मौजूद होता है तो उसके कारण ऐसा डिप मिलता है। डिप यानी ये एनर्जी पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब हो गई है, वो इलेक्ट्रॉन ने ले ली है। और इस तरीके का जब हमको स्पेक्ट्रा मिलता है तो नीचे की जो एक्सिस है उस पे वेवलेंथ होती है, यानी ये कौन से वेवलेंथ है, कुछ भी ये नंबर हो सकता है, 5500 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, और यहाँ पे इंटेंसिटी होती है वाई एक्सिस पे। तो जब कोई नॉर्मली स्टार होता है जिसके अराउंड कोई भी प्लैनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो, तो ये हमेशा स्पेक्ट्रा इसी तरीके से होता है। पर अगर कोई इसके अराउंड में एक और प्लैनेट या ग्रह मौजूद हो तो ये स्पेक्ट्रा डॉपलर इफेक्ट के कारण ये सारी की सारी लाइन या तो इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, और इनको ये स्केल की तरह हम लोग मापने का काम करते हैं। और इसी को मापने के लिए हम लोगों ने वो यंत्र यानी कि पारस बनाया था। तो इस तरीके का काम हम लोग करते थे ढूंढने के लिए, और अभी भी करते हैं। तो इस तरीके के कई जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ, वो दुनिया में हर जगह मतलब कई जगहों पर बनाए हुए हैं, और वो इसी तरीके से ये प्लैनेट्स ढूंढने का काम कर रहे हैं। ओके, तो जैसे अभी कुछ देर पहले हमने बात किया था कि इस प्रक्रिया में प्लैनेट ढूंढना, और ये बट हमने ये कभी नहीं जिक्र किया कि आप प्लैनेट ढूंढ क्यों रहे हैं, क्या है ऐसा स्पेशल जिसके लिए आप प्लैनेट ढूंढ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे मेन थीम से जुड़ा हुआ है। आप प्लैनेट ढूंढ रहे हैं, तो क्या है उसके पीछे का राज, क्यों आप प्लैनेट्स के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि ये एक मुझे पता नहीं आपको, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं कई सारे, तो जब मैं छोटी थी या मैं स्टूडेंट थी स्कूल में, तो मेरे दिमाग में तो जरूर से ये सवाल आया था कि क्या हम लोग दुनिया में अकेले हैं, कोई और, हम लोग कितनी सारी मूवीज देखते हैं, हम एलियंस के बारे में सुनते हैं, कॉमिक्स में पढ़ते हैं या मूवीज में देखते हैं, कितना कुछ हमें पता है इन सब चीजों के बारे में। तो दिमाग में जरूर से ऐसा कौतूहल आता है कि अरे क्या सच में कोई और है जो दूसरे ग्रह पे कभी आएगा, हमको ढूंढेगा या हमारे लिए कुछ। तो ये दिमाग में सिर्फ बच्चों के या कॉमिक बुक्स लिखने वालों के ही दिमाग में नहीं आता, बट कि रिसर्च भी इस डायरेक्शन में बहुत सारी हो रही है। तो कई साल पहले लोग यही चीज सोचते थे कि क्या दूसरे ग्रह मौजूद हैं हमारे ग्रहों के अलावा, और कई डायरेक्शन में ढूंढना शुरू किया। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि एक ग्रह ढूंढना कितना मुश्किल है। आप बोलोगे क्यों मुश्किल है, इतनी पावरफुल टेलीस्कोप है, ग्रह ढूंढना तो बहुत आसान होना चाहिए। पर आप एक बात समझिए कि हम दूर से ये स्टार्स को देख रहे हैं, और इतनी छोटी सी लाइट हमको इन स्टार्स की मिलती है, और प्लैनेट का खुद का तो कुछ प्रकाश होता नहीं है, वो अपनी लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं स्टार से। यानी अगर कोई स्टार के साइड में एक प्लैनेट मौजूद भी होगा तो उसको ढूंढना इतना डिफिकल्ट है क्योंकि वो उसकी ब्राइट लाइट में छुप जाएगा। तो ये ढूंढने का काम इतना आसान नहीं था। तो कई सारे साइंटिस्ट ने इनको ढूंढने के लिए बहुत सारे मेहनत की, कोशिशें की, और फाइनली मतलब कुछ 1995 में, आज से 25 साल पहले, ऐसा पहला प्लैनेट मिला जो एक और स्टार के अक्रॉस में घूम रहा था। और अगर आप लोग न्यूज पढ़ते हैं या आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगी कि पिछले साल 2019 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज था वो ऐसे ही 2 लोगों को मिला इसी तरीके का एक्सोप्लैनेट ढूंढने के लिए। तो ये एक्सोप्लैनेट स्विट्जरलैंड के 2 रिसर्च साइंटिस्ट मिशेल मेयर और डिडियर
कुलोज ने ढूंढा था 1995 में। और जो सितारा है वो सूरज जैसा ही एक सितारा है, उसी टेम्परेचर का, और उसके अराउंड में एक प्लैनेट ढूंढा गया। तो ये पहले किसी ने सोचा नहीं था। लोगों को जब ये डिस्कवरी हुई तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और कितने ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं, ये सवाल सबके दिमाग में आया। तो इसके ऊपर कई पिछले 25 साल में रिसर्च की गई है और नतीजा बहुत ही अच्छा है। आज हमारे पास 4000 से ज्यादा एक्सो प्लैनेट्स हैं, ये हमें पता है। तो अगर मैं आपको, मतलब ये चीज अगर आपको नहीं पता होती, अगर 25 साल पहले हम ये सेमिनार अगर कर रहे होते तो हम लोग ये बात ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। हम कहते कि हमारे सिर्फ 8 ग्रह हैं, लेकिन आज की तारीख में हमें पता है कि ऐसे कुछ और भी सिस्टम्स हैं जिनके अराउंड 8 प्लैनेट्स हैं या 4 प्लैनेट्स हैं, और इन सब की जानकारी हमें ये रिसर्च करने से ही मिली। और ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जिस तरीके का प्लैनेटरी सिस्टम सोलर सिस्टम में है, यानी हमारे सौर मंडल में है, एग्जैक्टली वैसी कॉपी हमें कहीं भी नहीं मिली है। तो क्या हम इतने स्पेशल हैं? हम में क्या ऐसा स्पेशल है कि सिर्फ अर्थ पर ही आज तक लाइफ मिली है? हमने कहीं पर भी आज तक दूसरे ग्रह पर लाइफ ढूंढी नहीं है, लेकिन लाइफ के सिग्नेचर्स ढूंढने की हम लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं। और क्यों ना करें, मतलब ये हम लोग अब इतना डेवलपमेंट हो गया है, हमारी ये सदी है जहाँ पे हम बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो हम लोग जरूर चाहेंगे ये जानना कि दूसरे ग्रह हमसे कितने दूर हैं, कितने अलग टाइप के हैं, और क्या उन पे लाइफ प्रेजेंट हो सकती है। ये सारे क्वेश्चंस रिसर्चर्स को इस डायरेक्शन में मोटिवेट करते हैं कि वो इस तरीके की साइंस करते हैं और करते रहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे पॉसिबल प्लैनेट्स को ढूंढते हैं फिजिकली, मतलब फिजिकल पैरामीटर्स बोले तो, जैसे कि उनके यहाँ उसके तारे का साइज क्या है, द्रव्यमान क्या है, उसके यहाँ प्लैनेट्स की उसके सूरज से दूरी क्या है, या और प्लैनेट्स जो हैं उनकी दूरी क्या है, क्या वो हमारे सोलर सिस्टम से कंपेयर किया जाए। और अगर फिजिकल पैरामीटर्स जो हमने बताया, टेम्परेचर बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो या फिर जो है उनकी, हम एटमॉस्फेयर की डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो ये जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, इनकी बेसिस पे आप कैंडिडेट्स का कैटलॉग बनाते हो, आप ढूंढते हो कि ये सारे कैंडिडेट्स हैं जिन पे हम डिटेल्ड स्टडी अगर परफॉर्म करें तो हो सकता है ये, मतलब अर्थ जैसे हो, जैसे आप एक जार्गन यूज होता है हैबिटेबल, आई मीन हैबिटेबिलिटी ऑफ ए प्लैनेट, मतलब ये वो हमारे अर्थ जैसा लाइफ जो है रखने के लिए हैबिटेबल है कि नहीं, ये शायद आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हम अभी उन सब चीजों पे जाएं उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने डाले हैं, क्योंकि हम दूसरे सब ब्लॉक पे शिफ्ट हों उससे पहले हम चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम देख लें। और क्वेश्चन है ओम का, जिन्होंने कहा ब्लैक होल की खोज कब हुई थी। तो ओम, ये सारी चीजें जो है आप गूगल पे डाल सकते हैं, तुरंत पा सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप खुद गूगल पे ढूंढिए। और ये डेट की बात है, डेट तो, और दूसरी चीज है उसी से रिलेटेड, सूरज जी ने भी पूछा है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा, चूंकि मेरी फील्ड का है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे ये क्वेश्चन छीन लूं और मैं ही बताऊं ब्लैक होल के अंदर क्या है। इनफैक्ट होता है क्या, ब्लैक होल फॉर्म कैसे होता है, होता है क्या कि बहुत सारा द्रव्यमान अगर बहुत सारे छोटे से रीजन में, बहुत छोटी सी साइज में केंद्रित कर दे, तो वो जो है एक तरह से उसको एक, अगर वो जीरो साइज में डाल दे, बहुत सारा द्रव्यमान, बहुत सारा द्रव्यमान मतलब सूरज से भी ज्यादा भारी चीज, और लगभग लगभग जीरो साइज में अगर रख दी जाए, तो आप सोचो वो जो मास होगा वो बहुत ही अतुलनीय होगा। और उसके जो एटम के अंदर जो आणविक बल होते हैं, या फिर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियर बल होते हैं, वो उनको सस्टेन नहीं कर सकते। बेसिकली वो जीरो साइज तक मैथमेटिकली जा सकता है। तो वो सिचुएशन होती है ब्लैक होल की, यानी कि वहां पे डेंसिटी बहुत हाई है। डेंसिटी होती क्या, डेंसिटी होती है कि आई थिंक द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग दे दो, वो होता है आपका डेंसिटी। तो यानी कि इतना ज्यादा डेंसिटी होती है कि हमें आज तक कोई भी मैटर का कोई भी फॉर्म ऐसा अभी तक पता नहीं चला है जो इतनी हायर डेंसिटी में हो। और वो हम इसीलिए उसके अंदर क्या है हम नहीं जान सकते। और ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि उनका नाम ही ब्लैक होल है, यानी कि वहां से इवन लाइट
या कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास से हमारे तक वापस नहीं आती है। यही एक दुर्भाग्य जिससे हम उसके पास यानी उसके सरफेस का या उसके सरफेस के अंदर का कोई भी चीज डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते। इसीलिए ब्लैक होल के अंदर का क्या है अभी हम उसके बारे में सर्टेन नहीं हो सकते। ओके, होप सूरज जी को थोड़ी सी और दूसरी चीज है, ब्लैक होल की ग्रेविटी को यूज किया जा सकता है क्या? यस, आई मीन बहुत सारी मूवीज ने ब्लैक होल की ग्रेविटी यूज करके बहुत कुछ किया हुआ है। हम एज सच हम ब्लैक होल की ग्रेविटी नहीं इस्तेमाल कर सकते। यस, अभी फिलहाल की टेक्नोलॉजी में। और इसीलिए हम ये नहीं बता पाएंगे कहाँ कर सकते हैं। हाँ, मूवीज में बहुत कुछ दिखाया है क्या क्या वो लोग कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो ब्लैक होल की ग्रेविटी तो यूज होती ही है, क्योंकि माना जाता है कि हर आकाशगंगा गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है और हम उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो अगर उसे हटा दिया जाए तो फिर वो ग्रेविटी तो पता नहीं हमारा क्या होगा। तो आई थिंक ओके ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, एक तरीके से मोटे सेंस पे कहा जाए ओके तो। ओके। तो अच्छा एक सुनील, क्वेश्चन और ब्लैक है। सुनील, ब्लैक होल से कुछ बाहर नहीं निकलता, सारी चीजें उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। मेरी जिज्ञासा थी, मैं इसमें में थोड़ा अनाड़ी हूँ अपनी जानकारी के लिए, हो सकता है कि बच्चों को के लिए भी इंटरेस्टिंग हो। तो इसका कारण क्या है? क्या ग्रेविटी कारण है इसका कि वो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है? बेसिकली इसका मतलब बहुत ही लेमैन अगर हम बोलें कॉन्सेप्ट समझने का तो ऐसे है कि अर्थ है, अर्थ से कोई पत्थर आप ऊपर फेंकना चाहते हैं तो आपको जो है एक वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, escape वेलोसिटी। ठीक है, escape वेलोसिटी शायद अगर मैं गलत ना हूं तो कुछ 11 से 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको ऊपर फेंकना पड़ेगा कोई चीज की जस्ट अर्थ के ग्रेविटी फील्ड से बाहर जाए। यानी आपको दूर फेंकना है हम्म, तो उससे भी बाहर। होता क्या है, जब अर्थ का मास सपोज बढ़ना शुरू हो जाए, वही साइज रहे, मास बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये जो 11 किलोमीटर पर सेकंड की आपको गतिज वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी, वो मास वो के बढ़ रिस्पेक्ट जाएगी। बढ़ती जाएगी। और एक ऐसा टाइम आ जाए, साइज आपका कम होता जाए और ये वेलोसिटी जो है ये मास बढ़ता जाए। होता क्या है, ये रिलेशन जो है, ये escape वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका रिलेशन है कि मास के प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस के इन्वर्सली स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रेडियस कम होती जाएगी तो बहुत तेजी से ये वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा और मास बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही। और होता क्या है, यहाँ पे दोनों चीज हो रहा है, मास बढ़ रहा है और रेडियस छोटी हो रही है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। और ब्लैक होल के केस में क्या हो रहा है, साइज लगभग जीरो हो गई और मास आपका इनॉर्मस है। तो होता क्या है कि इवन फोटॉन्स जो क्वांटा के रूप में है, इवन उन पे भी ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। दे आर बाउंड, इफ दे आर मतलब अगर वो उसकी ग्रेविटी फील्ड में एंटर कर गए, जिसको हम इवेंट होराइजन बोलते हैं, अगर वो इवेंट होराइजन के अंदर एंटर कर गए तो उनके लिए बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि उनके ऊपर भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स हावी होती है। स्टूडेंट्स एक सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं कि कोई भी 10 या 15 सोलर मास यानी सन के मास का 10 गुना वाला कोई तारा ले लो और उसको केवल 3 किलोमीटर के अंदर जो है रेडियस में क्वेंच कर डालो और उसकी escape वेलोसिटी निकाल लो। आप देखोगे कि क्या है, वो तो एनर्जी बहुत इनॉर्मस आती है। यही सिंपल, मतलब अगर इनकी भाषा में हम बताने की कोशिश करें जो बच्चों के स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो ये हम इसके वेलोसिटी से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। धन्यवाद। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जिस तरह से आप इसके वेलोसिटी को से जोड़े। और आई थिंक हाँ, यही एक कारण है कि इसकी वेलोसिटी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है, साइज यानी वॉल्यूम बहुत कम है, तो कोई भी चीज़ होगी जो उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसी के कंटिन्यूएशन में मैं ये जानना चाहता था कि ग्रेविटी हमारी तारों की भी होती है, ग्रेविटी हमारे ग्रह की होती है, हमारे उपग्रहों की भी होती है। तो बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ग्रेविटी ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स? प्रियंका जी, यस। मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा।
एक मिनट। ओके, तो बेसिकली जैसे सुनील ने ब्लैक होल के बारे में बताया और ऑलरेडी इतने अच्छे से बताया कि ये सारा रोल मास और रेडियस का है। तो अगर हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये मास के ऊपर डिपेंड कर रही है और हम ऑब्जेक्ट से कितना दूर हैं उस पर डिपेंड कर रही है। तो जब हम बात प्लैनेट्स की करते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स का साइज छोटा होता है इसलिए उन पे जो ग्रेविटी है उसका इफेक्ट कम होता है। तो हम लोग अगर आप किसी साइंस के किसी इसमें गए होंगे, म्यूजियम में गए होंगे या साइंस सिटी सेंटर कहीं पे ऐसे गए होंगे जहां पे आपने साइंस सेंटर में देखा होगा कि आपका वजन अलग अलग ग्रहों पे कितना होगा, ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो बेसिकली अगर आप अर्थ पे अपना वजन करेंगे तो वजन क्या है, आपका जो द्रव्यमान मास मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटी जी। तो अगर आप पृथ्वी पर हैं तो आपका एक वजन होगा, लेकिन अगर आप चांद पे होंगे तो आपका वजन कम होगा। इसका ये रीजन है क्योंकि चांद का जो मास है वो पृथ्वी से कम है, इसलिए जो उसकी ग्रेविटी है वो कम है। और अगर आप बात करें दूसरे स्टार्स की, तो स्टार्स ऑलरेडी बड़े हैं इसलिए उनकी जो ग्रेविटी है, वो जो फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो ज्यादा है प्लैनेट के अक्रॉस में। और ऐसे ही ये स्केल होता रहता है। और जब ब्लैक होल तक पहुंचते हैं तो सच में ग्रेविटी बहुत होती है, क्योंकि इतना सारा मास इतने से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसकी ग्रेविटी बहुत है। तो ग्रेविटी ऐसे इस तरीके से प्लैनेट कोई भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करती है, उसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है, और आपको क्या फील हो रहा है, आप कितने दूर पर हैं उससे, उस पर भी डिपेंड करती है। अच्छा, एक मजेदार कमेंट करूंगा इस पॉइंट पे। इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा कि ग्रेविटी हम इंसानों की तरह कास्टिस्ट नहीं है, हम इंसानों की तरह छुआछूत में विश्वास नहीं करती है। इट डजंट मैटर, प्लैनेट है या तारे हैं या ब्लैक होल है या गैलेक्सी है, ये सब केवल और केवल दो पैरामीटर पे ही डिसाइड होता है सब कुछ, कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो किसको अट्रैक्ट करेगा, कितनी दूर तक की चीज को अफेक्ट करेगा। वो है द्रव्यमान और दूसरा है उसकी साइज। द्रव्यमान और साइज ही ऐसा है जिसपे वो डिपेंड करता है। डजंट मैटर प्लैनेट है, स्टार है या फिर क्या है। ये ब्यूटी है जो हम लोगों में नहीं है। ओके, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है स्टार के टूटने से क्या फायदा होता है। तो बेसिकली बेसिकली स्टार्स नहीं टूटते हैं। जो हमको टूटता हुआ तारा अक्सर मूवीज में दिखाते हैं, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं है, बल्कि मिट्योर का एक पार्ट है। तो उल्का जिसको हिंदी में हम कहते हैं, तो जब सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था, जब वो तैयार हुआ था सौर मंडल, तो ऐसे कुछ पत्थर के टुकड़े आप समझ लीजिए, ये हमारे सोलर सिस्टम में है कहीं तो सौर मंडल में। और जब भी पृथ्वी इनके सामने से जाती है या ऐसे कुछ ये टुकड़े कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। और क्योंकि बात हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्रेविटी की तो पृथ्वी की ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी में ये कैप्चर हो गए ये टुकड़े, तो ये अट्रैक्ट होते हैं अर्थ की ऑर्बिट में। और जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ये बर्न होते हैं और ये जलने लगते हैं। इस कारण उनमें रोशनी आती है और हमको ऐसा लगता है कि कोई तारा टूट रहा है, जबकि इनका कोई तारों से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ उल्का पिंड है जो स्पेस में मौजूद है और अर्थ में एटमॉस्फेयर में कैप्चर हो गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये इतने बड़े होते हैं कि ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बुझने से पहले जमीन पर आके गिरते हैं और इससे नुकसान भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द जो मेटेओराइट्स हैं वो पहले ही बुझ जाते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में नीचे आने से पहले ही तबाह हो जाते हैं, तो हमें अफेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर ये अफेक्ट करेंगे तो इसका काफी विपरीत परिणाम भी हो सकता है। इसलिए इन लोगों को ट्रैक करने का भी काम एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ी उल्का पिंड हमारी तरफ आ रही है तो किसी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, तो इस पर भी काम किया जाता है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सवाल है। और एक और चीज थी, जैसे कि कोई भी पत्थर गिर रहा है और उसे लोगों को डरना चाहिए, लेकिन एक और चीज है, जानते हो, रिसर्च कम्युनिटी ऐसे पत्थरों को ढूंढती है और वो ये पत्थर रिसर्चर्स के लिए नायाब जो है रिसोर्स होते हैं, नायाब रिसोर्स होते हैं, जिससे वो बाहरी दुनिया के बारे में डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उल्का पिंड जो बहुत दूर से ट्रेवल करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके कैप्चर हुए हैं, वो अपने पास बहुत सारी सिग्नेचर लाते हैं, जियोलॉजिकल सिग्नेचर्स उनमें होते हैं। जैसे वो पत्थर किस टेम्परेचर पे बना है, यानी कि
किस जगह पे बना है, उसमें क्या क्या केमिकल्स अवेलेबल है, क्या एटम मॉलिक्यूल क्या क्या है, या क्या गैसेज हैं जो ट्रैप होके आई हैं उनके साथ। यानी जब वो फॉर्म हो रहा था पत्थर, वो ऑब्वियसली फॉर्म हो रहा है तो वहां पे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी होगा उसके अंदर कुछ ट्रैप भी हो सकते हैं। तो उन सब चीजों की स्टडी करने के लिए रिसर्चर जो है इन पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही नायाब है, और अगर आप में से किसी को भी मिलता है तो आप बता सकते हैं और काफी अच्छी रकम कमा सकते हैं। अच्छा, ये रहा मजाक का पार्ट। और लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम जो है बाद में ईमेल पर जो है रिप्लाई दे सकते हैं। किसी ने बोला है कि स्प्रेड सम लाइट ओवर रिसेंट डिस्कवरी, रोहित जी ने पूछा है, रिसेंट डिस्कवरी ऑफ लाइफ ऑन वीनस। इनफैक्ट ये हमारा एक छोटा सा जो स्टेप है, हम इसके बाद इसी पर भी बात करने जा रहे हैं। तो हम अभी स्टेप अप करते हैं उस चीज पे कि जिसमें हमने बात किया कि ठीक है, आप ढूंढते हैं हैबिटेबल प्लैनेट्स जो एक कैंडिडेट्स के रूप में हो सकते हैं जिन पे अर्थ लाइक लाइफ रह सकती है बेस्ड ऑन फिजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, आपने उन पे प्रकाश डाला। तो जैसे कि और जैसे आपने कैंडिडेट ढूंढा, बट हम ऐसे ब्लाइंडली हर एक, आपने कैंडिडेट्स की लिस्ट ना बनाई होती तो शायद ब्लाइंडली हर एक प्लेनेट पे हम टेलीस्कोप लेके दौड़े और उनको डिटेल्ड स्टडी करें, ये बहुत ही खर्चीला तरीका होगा कि किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लोरेशन का। तो बेसिकली आप फिजिकल पैरामीटर्स स्टडी करते हो दूर से बैठ के, रिमोट सेंसिंग या जो भी है टेक्निक्स, रेडियल वेलोसिटी टेक्निक्स, आप कैंडिडेट्स की कैटलॉगिंग करते हो, बनाते हो, वो दूसरे लोग उन पे बाकी एक्सप्लोरेशन रन कराते हैं, ट्रेसर्स ढूंढते हैं। इनफैक्ट आपको अगर लाइफ ढूंढनी है तो बायोलॉजिकल ट्रेसर्स बोलते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो कहीं ना कहीं लाइफ से जुड़ी हों। तो अगर हम ऐसी चीजें ढूंढते हैं तो हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो हम चाहेंगे कि सेक्शन में हम इस पे बात कर सके कि ठीक है, अभी जो रिसेंट में रिपोर्ट हुई है रॉयल सोसाइटी के द्वारा कि उन्हें जो है वीनस जो हमारा नियरेस्ट प्लैनेट है उस पे कुछ लाइफ के रिलेटेड ट्रेसर्स मिले हैं। तो उन पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इनफैक्ट करना चाहिए। बट वहां जाने से पहले कुछ जो फेनोमेना है जो इसमें यूज होता है, जैसे मैंने पहले भी बात किया था, स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, या फिर स्कैटरिंग वर्ड है उसको यूज करेंगे ये। या फिर वहां जाने से पहले हम एक चीज बता दें कि लोगों की, ठीक है, एक्चुअल डिफरेंस क्या है एक तारे और प्लैनेट में, अगर हम एनर्जेटिक्स की बात करें तो एक्चुअल डिफरेंस क्या है। फिर हम लोगों को समझ में, अच्छा, किसी स्टार पे एक्सप्लोरेशन करना और किसी प्लैनेट पे एक्सप्लोरेशन करना क्यों डिफरेंट है। तो आप स्टार या फिर प्लैनेट पे जैसे एनर्जी फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे कौन किसकी एनर्जी से है, ये सारे प्लैनेट भी एनर्जी बनाते हैं, इस डायरेक्शन में हम बात कर सकते हैं। फिर हम जंप करेंगे वीनस पे। तो स्टार्स जो हैं वो अपना एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं। यानी स्टार के सेंटर में जो कोर होती है, स्टार के कई सारे पार्ट्स हैं, हम लोग सबसे इंटीरियर पार्ट की बात करते हैं। एक स्टार के सबसे भीतरी जो हिस्सा होता है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे बेसिक जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करने का न्यूक्लियर रिएक्शन है, और इससे कई सारी एनर्जी जनरेट होती है। तो जो स्टार्स हल्के द्रव्यमान के होते हैं वो अक्सर हाइड्रोजन से हीलियम बना के रुक जाते हैं, लेकिन जिनका मास द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होता है वो सेकंड प्रोसेस भी करते हैं। यानी वो हीलियम से कार्बन प्रोड्यूस करना, कार्बन के बाद नाइट्रोजन प्रोड्यूस करना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना और हेवी एलिमेंट्स प्रोड्यूस करना, आयरन, सिलिकेट, ये सारी चीजें भी प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ जो स्टार्स बहुत बड़े होते हैं उनमें ये सारे प्रोसेसेस होने के बाद में वो एक्सप्लोड भी करते हैं लेटर स्टेजेस पे, जिनको सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। और ये एलिमेंट्स फिर से नए स्टार्स के फॉर्मेशन में मतलब डस्ट का कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे फिर से नए स्टार्स इकट्ठा होते हैं। तो जब कोई स्टार बन रहा होता है, एक उसको बनाने के लिए एक डस्ट का क्लाउड लगता है। तो ये एक तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं, जो कई सारे एटम्स हैं जो स्प्रेड हैं स्पेस में,
और इन मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे इकट्ठा होकर स्टार्स बनाते हैं। तो शुरुआत में क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं तो इतने दूर पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, पर क्योंकि ग्रेविटी हम जानते हैं हर दो मॉलिक्यूल के बीच में भी ग्रेविटी होती है, धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण ये पास आते हैं और फिर इनमें ये फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो सारी चीजें स्टार्स में होती हैं, लेकिन प्लैनेट्स में क्या होता है कि ये ही डस्ट क्लाउड के साथ में कुछ जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं वो समहाउ बहुत सारा द्रव्यमान, बहुत सारा मास एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाते और इसके कारण वो एक बड़े स्टार में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे प्लैनेट्स यानी उसी मास के रह जाते हैं। तो प्लैनेट्स अपने आप में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनमें इस तरीके की लाइट इसलिए एमिट नहीं होती है, उनका मास कम होता है। और अगर वो किसी स्टार के नजदीक हैं तो जो भी लाइट स्टार से आ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, या फिर जो भी स्टार की वजह से वो हीट होती है उसको वो थर्मली बस रेडिएट करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है स्टार और प्लैनेट के एनर्जी प्रोसेस में। तो प्लैनेट का जो इसलिए हम कहते हैं कि उसका जो ब्लैक बॉडी है जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी वो टुवर्ड्स इंफ्रारेड होता है, यानी उसकी वेवलेंथ का या फिर कलर रेड से भी और रेड की तरफ होता है, जबकि स्टार्स ज्यादा ब्राइट लाइट एमिट कर सकते हैं विजिबल में। तो ये मेजर डिफरेंस है स्टार और प्लैनेट की लाइट में। और अगर हम लोग ऑलरेडी बात क्योंकि वीनस की कर रहे हैं और ये डिस्कशन ऑलरेडी कुछ लोग इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो जैसा कि सुनील ने बताया कि हम हैबिटेबल जोन के प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो हैबिटेबल ये शब्द का अर्थ है कि जहां पे जीवन की संभावना हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे जीवन है। तो जीवन की संभावना होने के लिए एक डेफिनेशन तैयार की है साइंटिस्ट ने, वो ये डेफिनेशन है कि अगर कोई ग्रह ऐसे एरिया में मौजूद है अपने होस्ट स्टार से इतना दूर है, अपना जो स्टार है उसका, जैसे अर्थ का स्टार सन है वैसे ही कोई भी प्लैनेट है उसका जो भी स्टार है वो उससे इस निश्चित दूरी पर है कि वहां पर पानी के रूप में मौजूद हो, क्योंकि पानी बर्फ के रूप में भी हो सकता है, भाप यानी वाटर वेपर के भी रूप में हो सकता है। तो अगर हम बात अपने सौरमंडल की करें तो मरक्यूरी यानी बुध जो पहला ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो केवल 88 दिनों पर कक्षा है उसकी सूर्य के इर्द गिर्द, यानी वो इतना नजदीक है कि वहां पर पानी अगर मौजूद भी होगा तो वो भाप बन जाएगा यानी स्टीम बन जाएगा, वहां पे वो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नहीं रह सकता। और अगर हम सबसे दूर वाले ग्रह यानी नेपट्यून की बात करें तो नेपट्यून में वो बर्फ बन जाएगा। तो हम सिर्फ ऐसी छोटी सी जोन की बात कर सकते हैं जहां पे पानी पानी के रूप में रह सकता है और इस जोन को ही साइंटिस्ट हैबिटेबल जोन कहते हैं। तो ये सबसे प्रमुख एक तरीका है जिससे साइंटिस्ट ढूंढते हैं, जिससे माना जाता है कि मान सकते हैं कि इन ग्रहों में जीवन की संभावना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन ग्रहों में जीवन है। तो वीनस क्योंकि हमारे ही सौर मंडल का ग्रह है और हमसे इतना नजदीक है, इसलिए उसकी पढ़ाई करना, उसकी स्टडी करना ज्यादा आसान है। इसलिए मंगल ग्रह और वीनस ये दो ग्रहों पे काफी रिसर्च हो रही है। तो वीनस के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत मीथेन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ऐसा कई साइंटिस्ट ने माना। लेकिन हाल ही में इसी महीने में कुछ 15 दिन पहले एक रिसर्च पेपर बाहर आया जिसमें साइंटिस्ट ने फॉस्फीन इस गैस की खोज की, और फॉस्फीन गैस की खोज के बाद में उन लोगों ने ये कहा कि ऐसा हो सकता है कि ये जो फॉस्फीन प्रोड्यूस हो रहा है वीनस में वो सिग्नेचर है लाइफ का। तो ये लाइफ का सिग्नेचर कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो फॉस्फीन दरअसल एक तरीके की विषैली गैस है, तो पृथ्वी पर भी वो मौजूद होती है, लेकिन वो बनाई जाती है कुछ टाइप के बैक्टीरिया, कुछ टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो अपने कुछ प्रोसेस में फॉस्फीन का निर्माण करते हैं। और इसकी जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है यानी किस मात्रा में फॉस्फीन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम है। तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये प्लॉट आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त, तो आप देख रहे हैं कि ये खोज साइंटिस्ट्स ने की थी और इसमें इन लोगों ने 2 टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया है। तो एक है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप और एक है आल्मा। तो ये मिलीमीटर वेवलेंथ में खोजा गया है
और इसका ये डिटेक्शन या आपने रेड पीक जो है ये साइंटिस्ट ने फिट किया है। तो ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है वो डेटा है। तो जैसे ही हमने अभी बात की थी एब्जॉर्प्शन की, यानी कोई भी एलिमेंट अगर किसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा तो वो पर्टिकुलर एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करने के कारण यहाँ पे एक डिप दिखाई देता है, यानी ये वेवलेंथ एनर्जी की एब्सेंट हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि फॉस्फीन उस एटमॉस्फेयर में पाया गया। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि पृथ्वी में जो ये अमाउंट है वो बहुत ही छोटा है, यानी पार्ट्स पर ट्रिलियन में पाया जाता है, जबकि यहाँ पे 20 पार्ट्स पर बिलियन में। अब बिलियन में ऑलरेडी कितने जीरो हैं, 10⁹ इतना बड़ा ये नंबर है, इसमें 9 जीरो हैं, और जस्ट 20 पार्ट्स पर बिलियन, यानी अगर आपके पास 1 बिलियन मॉलिक्यूल है तो उसमें सिर्फ 20 मॉलिक्यूल फॉस्फीन के हैं। तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन इस छोटा नंबर भी ये काफी बड़ा सूचक है इस बात का कि वहां पे फॉस्फीन प्रोड्यूस हो रही है। और किसी भी प्रकार से फॉस्फीन वीनस में प्रोड्यूस होने का कारण नहीं है। अगर कोई ऐसा केमिस्ट्री का प्रोसेस है जिसको हम पृथ्वी पे आज तक नहीं जानते, ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे पृथ्वी में फॉस्फीन प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रकार से शायद वो भी वहां पे फॉस्फीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने ये कहा है कि यह जीवन का एक सूचक हो सकता है। वो निश्चित तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हम लोगों को अब वीनस को प्रोब करने के लिए, यानी वीनस की और अच्छे से ठीक से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें वहां पर भी कोई और मिशंस भेजने चाहिए और वहां के सैंपल्स और वहां की चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए, वहां पे पता करना चाहिए। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज इस बारे में ये भी है कि ये जो सारी चीजें हैं वो एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, क्योंकि वीनस जो है वो एक ऐसा ग्रह है जिसका बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है और वहां पे कार्बन और सल्फर के क्लाउड्स हैं। यानी हमारा जैसे अर्थ में जो भी बादल हैं वो बहुत ऊपर की लेयर पे हैं और वो बहुत कम है, लेकिन वीनस में आप समझ लीजिए कि ये बादल नीचे से ऊपर तक एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि अगर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद भी होंगे तो वह वीनस की सतह पर नहीं बल्कि इन बादलों में कहीं रह रहे होंगे। ऐसा ये केवल एक अंदाज है, ऐसी केवल एक व्यक्त की जा रही है, ये हो सकता है। तो ये एक तरीका है उसको एक्सप्लेन करने का। ओके, ग्रेट। तो जैसे आपने बताया कि इन लोगों ने एब्जॉर्प्शन फीचर्स देखे, इनको फीचर्स जनरली बोलते हैं। अगर आपको लाइन का डिप मिल रहा है या लाइन इमिट हो रही है, ये फीचर्स हैं, स्पेक्ट्रल फीचर्स हैं। अगर ये स्पेक्ट्रल फीचर्स आपको वहाँ पे मिल रहे हैं तो आपने बोला कि पॉसिबली हमें और इस पे सर्च करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। क्या अपने चूंकि ये निवीनस तब भी और प्लैनेट सोल और जो सूर्य हैं, मतलब अपने सौरमंडल के बाहर के जो तारे हैं उनके अराउंड जो प्लैनेट हैं, उनके यहाँ लाइफ ढूंढने का काम बहुत खर्चीला होगा अगर इस तरह से किया जाए कि वहां पे प्रोब भेजें। और क्योंकि बहुत काफी टाइम लगे, जैसे आपने बताया प्रोक्सिमा सेंचुरी पे पहुंचने में 4 साल तो लाइट को लगता है। तो हम अगर कोई चीज भेजते हैं तो हमने आज तक तो कोई ऐसी चीज बनाई नहीं जो लाइट की स्पीड से चले, यानी कि हम इम्पॉसिबल है कोई प्रोब भेजना, लैंड कर मतलब उसके अराउंड ऑर्बिट करवाना और वहां से डेटा कलेक्ट करना। इवन आप वहां पे कोई एक इवेंट होती है, आपके पास डेटा आने में 4-4.5 साल लगेंगे। तो चीजें थोड़ी सी टेक्निकली काफी चैलेंजिंग है, इसलिए शायद प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को कि अगर कोई भी बायो सिग्नेचर मिलता है, चलो एक प्रोब भेजा जाएगा, देखा जाएगा। तो क्या और पॉसिबिलिटी, जैसे कहानियों में मार्स के बारे में बताया जाता है, मार्सियन लाइफ के तो फैंटेसीज बनी हुई हैं। इवन एक मूवी बनी थी जिसमें एक साइंटिस्ट जो है मार्स पे फंस जाता है, वापस नहीं आ पाता, वहां पे पोटैटोज उगाता है और वो सब। तो पोटैटोज ऑन मार्स हो ही चुका है अगर फैंटेसीज में देखें। तो क्या और भी चीज ऐसे ग्रह हैं जहाँ पे हम इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जो ग्रह हमारे सौर मंडल में हैं जैसे कि वीनस या मार्स, हमको उनको अगर पढ़ना है, उनके बारे में ज्यादा जानकारी है तो वहां पे प्रोब भेजना संभव है। लेकिन जो दूसरे ग्रह हैं उन पे प्रोब भेजना संभव नहीं है। और अगर हमें उनके बारे में जानना है तो हमें इनडायरेक्ट मेथड्स से ही जानना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट मेथड्स, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात कर रहे थे कि हम जब लाइट कोई भी एक प्लैनेट की, अब हम प्लैनेट की लाइट कैसे डिटेक्ट करेंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह थर्मली हीट होता है, यानी जो स्टार से उसको लाइट मिलती है उसके कारण उसका तापमान बढ़ जाता है, और कोई भी चीज का जो भी तापमान हो उस पर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन करता है। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी तरीके से स्टार की लाइट को अगर आप ब्लॉक कर सकते हैं और फिर आप प्लैनेट की लाइट को देख रहे हैं तो आपको प्लैनेट का स्पेक्ट्रा मिलता है, और ये स्पेक्ट्रा से आप सिग्नेचर से पता कर सकते हैं। तो अभी जिस तरीके से हम जीवन की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं या जीवन के सिग्नेचर्स की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें जो भी जानकारी पृथ्वी पर है उसी के दिशा में ढूंढ रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी पे अगर पृथ्वी पे तो जीवन है और उसके सिग्नेचर्स कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन द्वारा प्राप्त होते हैं, और इसी तरीके की चीजें हम दूसरे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर पर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें वहां पर भी कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सिग्नेचर मिलते हैं, ऐसी कोई स्पेक्ट्रा में चीजें मिलती हैं, तो हम इस डायरेक्शन में सोच सकते हैं कि मे बी वहां पे जीवन हो सकता है। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगी, सिर्फ ये मिल जाने से ये जीवन वहां पे संभव है या जीवन मिल ही चुका है ऐसा बोलना भी बहुत मुश्किल है। जीवन कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आप अगर छोटी सी चीज देख लें तो हमारा जो सन है, आपने शायद कभी न्यूज में पढ़ा हो या जाना हो कि वो एक तरीके की फ्लेयर्स एमिट करता है। तो सन के द्वारा काफी एनर्जेटिक रेडिएशन बीच बीच में से बाहर आती है, जिसके कारण हम लोगों को ये अरोरास भी दिखाई देते हैं। कभी कभी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में हरे और लाल कलर के प्रकाश के कुछ ऐसे क्लाउड्स जैसे दिखाई देते हैं, उनको अरोरा कहते हैं। या फिर कभी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आती है, आपने कभी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि कोई स्पेसक्राफ्ट खराब हो गया क्योंकि सन से बहुत तेज रेडिएशन निकली। तो ये जो फ्लेयर्स हैं वो सभी टाइप के स्टार्स पे होती हैं और कुछ स्टार्स में ज्यादा होती हैं। तो अगर कोई स्टार है जो बहुत एक्टिव है, यानी बहुत सारी ऐसी फ्लेयर्स और ऐसी एनर्जी एमिट कर रहा है, तो अगर कोई ग्रह वहां पे मौजूद भी होगा तो उसकी हाई एनर्जी से वो वहां पे कोई भी प्रकार का जीवन असंभव होगा। भले ही वो ऐसी निश्चित दूरी पर हो कि वो उसके हैबिटेबल जोन में हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो फ्लेयर के कारण वहां पे जीवन संभव ना हो। तो जीवन संभव होने के लिए बहुत सारी चीजें राइट जगह पे, राइट टाइम पे मौजूद होना जरूरी है। और अगर हम अर्थ की ही हिस्ट्री ले लें, तो मैं तो जियोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री नहीं करती हूँ, लेकिन अर्थ ऑलरेडी 4.5 बिलियन साल पहले से बन रहा है, और स्टार्टिंग में जो उसका एटमॉस्फेयर था वहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं थी। धीरे धीरे आज का जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के कारण इतना ऑक्सीजन प्रेजेंट है और अब ओजोन भी प्रेजेंट है, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो पिछले कुछ हजार सालों में ही हुआ है। मतलब कुछ लाख सालों में ही हुआ है। अर्थ की बहुत बड़ी हिस्ट्री है और उस टाइम पे वहां पे जीवन संभव नहीं था। तो ऐसे जो स्टार्स हैं जो बहुत कम टाइम के लिए आकाश में रहते हैं, उनका लाइफ बहुत ज्यादा है। जो स्टार्स बहुत बड़े होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उनका न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। उनके अराउंड में प्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वहां पे लाइफ ढूंढना मुश्किल है। तो अगर हम ऐसे स्टार्स की बात करें जहाँ पे 50,000 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर है, वहां पे लाइफ होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उनका इवोल्यूशन, उनकी उम्र इतनी जल्दी, उनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है कि कोई भी प्लैनेट अगर वहां पे होगा तो वो उसको एटमॉस्फेयर उसका अर्थ जैसा होने के लिए बहुत समय लगेगा। और रही फैंटेसी की बात, तो हमारी मूवी इंडस्ट्री या ये सारी चीजें तो फैंटेसी पे चलती हैं। फिलहाल तो ऐसा कुछ सिग्नेचर्स मिले हैं हमको मंगल ग्रह के कि उसकी सतह पे पहले कभी लाइफ हुई होगी, और इस समय पे लाइफ के सिग्नेचर्स नहीं है, लेकिन मे भी कई सालों पहले वहां पर उसके सरफेस के नीचे लाइफ मौजूद हो सकती है। तो स्टार्स तो कई तरीके के हो सकते हैं। अगर ऐसे किसी प्लैनेट पे लाइफ हो तो ये भी हो सकता है कि मान लो कोई ऐसा स्टार है जहाँ पे 2 स्टार्स प्रेजेंट हों और एक प्लैनेट वहां पे ऑर्बिट कर रहा है, तो आपको अपने आकाश में एक सन की जगह पे 2 सन दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें
जो एक्चुअल रिसर्च है उसको नॉर्मल पब्लिक के साथ जोड़ने का एक तरीका है। पर ये सारी बातें फाइनली अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स पर आकर धारणाओं में देखा जाए तो ये बात सच है कि ये स्टार्स और प्लैनेट्स हमसे बहुत दूर हैं, और अगर हमने वहां पे लाइफ का कंफर्म सिग्नेचर भी ढूंढा तो हम वहां तक जाएंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हमें सबसे नजदीक के सितारे पर जाने में ही 4 साल लाइट की स्पीड से ही लग जाएगा। तो ये बात एकदम सही है। जी धन्यवाद। हम चूंकि हम सोच रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, मुझे लगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस फॉस्फीन और वीनस पे आएंगे, बट क्वेश्चंस जो है बहुत ही मतलब वाइड स्पेक्ट्रम में है। एक बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन जो मुझे लगा कि संदीप विश्वकर्मा जी का TIFR से जो है उनका है कि हाउ डू एस्ट्रोनॉमर सेलेक्ट पर्टिकुलर प्लैनेट फॉर लाइफ आउट ऑफ लॉट्स ऑफ अवेलेबल प्लैनेट्स एंड स्टार्स। मुझे लग रहा है हम लोगों ने इस पे ऑलरेडी बात की है कि पहले हम फिजिकल पैरामीटर्स के हिसाब से कैटलॉगिंग करते हैं और उन्हीं पे जाते हैं, ना कि हम रैंडमली किसी भी स्टार पे लगाएं। और एक है रितिका दुबे का क्वेश्चन कि इज देयर एनी डिवाइस टू ट्रैक पाथ ऑफ मीटियोर्स। ये भी मुझे अच्छा लगा, जैसे कि प्रियंका जी ने ऑलरेडी बताया कि बहुत सारे जो रिसर्चर्स की एक पूरी पूरी जमात जो है इनको बोलते हैं स्मॉल अर्थ ऑब्जेक्ट्स नियर या अर्थ ऑब्जेक्ट्स। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। तो ये उस फील्ड का पार्ट है। बहुत सारे टेलीस्कोप्स डेडिकेटेड हैं जो अर्थ की तरफ आने वाले छोटे से छोटे या बड़े से बड़े पिंड की जो है ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक करते हैं और उनकी जो है स्टडी परफॉर्म करते हैं और बताते हैं कौन हमारे लिए हजार्डस हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। अभी रिसेंटली न्यूज में था, नासा ने कुछ एक दो एस्टेरॉइड्स का पाथ जो है अर्थ के बहुत पास से होने की बात करी थी। और गौरव मौर्य जी का क्वेश्चन है बादल फटने का मेन रीजन, जो कि पूरी तरह से इस सेशन से बाहर का है। बादल फटने का रीजन क्या होता है? और एक्चुअली ये बोले तो एक तरह से ये एटमॉस्फेरिक साइंस से रिलेटेड है। जो मोटी मोटा नॉलेज मुझे है वो ये है कि एक तरह से बहुत ही डेंस क्लाउड्स जब आपस में टकराते हैं तो बहुत सारा जो है वहां पे इनफैक्ट बादल जो होते हैं वेपर्स के, हाईली कंसंट्रेटेड वेपर्स होते हैं। जब दो बादल के क्लाउड्स टकराते हैं तो वहां पे बहुत सारा जो है एक तरह से बोले कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं, वेपर्स जो है, वेपर्स को इतनी एनर्जी मिलती है या रिलीज होती है इनफैक्ट वेपर से एनर्जी, जिसकी वजह से वो कंडेंस हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहां पे बहुत ही हाई कंसंट्रेशन की बारिश होती है। ये घटना बादल फटने का जो है, बादल फटने की घटना बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली रेन जो होती है नॉर्मल होती उससे कई 100 गुना ज्यादा बारिश हो सकती है इस तरह की घटना से। ये बेसिकली बादलों के दो बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड बादलों के टकराने से होती है। ये लोकल फेनोमेना है, ऐसा नहीं बादल फटा देहरादून में तो दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी, इफेक्ट पड़ सकता है। तो वो एक ऐसी चीज है जो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा। और कोई बोल रहा है, मुकेश जी जो बोल रहे हैं ड्यूरिंग रिसर्च ऑफ एनी प्लैनेट हाउ वी ट्रैक एक्टिविटीज एंड अदर फैक्टर्स ऑफ दिस। सो इनफैक्ट ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अनक्लियर है कि किस तरह की एक्टिविटीज को ट्रैक करने की बात हो रही है और क्या है वो जो फैक्टर्स जिनको हमें टेक केयर करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा एक बहुत ही 2 लाइन में आप ब्रीफ कर दीजिए कि ऐसे अगर हम आप रिसर्च प्लैनेट्स पे कर रहे हैं तो आप क्या क्या आपको केयर करना पड़ता है, बेसिकली फिजिकल पैरामीटर्स की जो स्टडी आप करते हैं। तो पहला जो संदीप जी का सवाल था उसके ऊपर मैं पहले एक लाइन बोलना चाहूंगी। उन्होंने सवाल पूछा था कि हम कौन सा पर्टिकुलर प्लैनेट सिलेक्ट करते हैं स्टार्स के अक्रॉस ढूंढने का। तो अगर हम एटमॉस्फेयर स्टडी करना चाहते हैं यानी लाइफ स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात प्लैनेट की डेंसिटी के बारे में जानना जरूरी है। और डेंसिटी हमें तभी पता चलती है जब हमें उसका मास और रेडियस दोनों पता हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे हम ये दोनों चीजें पता कर सकते हैं उसी के बाद हम लोग ये स्टडी अच्छे से कर सकते हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो जहाँ पे उसका रेडियस का मेजरमेंट और उसका मास का मेजरमेंट दोनों पॉसिबल है वहीं पर ये स्टडी हो सकती है, वही ऑब्जेक्ट्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं। और रही दूसरी बात कि हम लोग ये एक्टिविटीज रिसर्च प्लैनेट करते वक्त क्या क्या हम एक्टिविटीज ट्रैक करते हैं,
तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टार आपके स्काई में दिख रहा है या नहीं। ये सबसे बेसिक चीज है। मतलब आप ऑफ कोर्स रात में ही ऑब्जर्वेशन करेंगे जब अंधेरा होगा। और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर से दिखते हैं, यानी मे बी वो ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से या ऐसे कहीं से दिख रहे हैं, लेकिन वो जर्मनी से या इंडिया से नहीं दिख रहे हैं। तो आपके लिए बेसिकली कोलैबोरेट करते हैं। जब आपको कोई स्टार, जैसे मैं कोई ऑब्जर्वेशन करना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ से नहीं दिख रहा, तो मैं सुनील जी से या कोई पर्सन जो साउथ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, उनसे संपर्क करूंगी और वहां की ऑब्जर्वेटरीज को रिक्वेस्ट करूंगी कि ये स्टार मेरे स्काई में नहीं दिख रहा है, क्या आप इसका ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। और उसके लिए कभी कभी हम लोगों को प्रपोजल्स भी लिखने पड़ते हैं। इस तरीके से आप टाइम मांगते हैं बड़े बड़े टेलीस्कोप्स पे, आप फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं। और तो ये जरूरी है कि वो स्टार आपके स्काई में हो और उतना ब्राइट हो कि आपकी टेलीस्कोप से दिखे। तो अगर आप बड़ी टेलीस्कोप है जो बहुत बड़ी है, जिसका मिरर 10 मीटर सकते हो, आप कुछ पर्टिकुलर स्टार्स हैं जो आप स्टडी करते हो। और बहुत सारे केसेस में कुछ स्पेस मिशंस भी आपको हेल्प करते हैं कैंडिडेट्स जैसे देने के लिए। तो हम लोग कुछ स्पेस मिशंस हैं जिस पे रिलाय करते हैं। और अगर आप लोगों ने सुना है या कुछ लोग जो ज्यादा पढ़ते हैं एक्सोप्लैनेट्स के बारे में, वो शायद जानते होंगे केपलर और टेस, ये नाम के 2 मिशंस हैं जो इस तरीके के कैंडिडेट्स देते हैं। और फिर उनसे हम लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये हमारी टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, हमारी लोकेशन से देखा जा सकता है, चलिए इसको टारगेट करते हैं। फिर हम उसकी कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन लेते हैं कई रातों तक। तो एस्ट्रोनॉमी बहुत ही पेशेंस का काम है। और आपको ऑफ कोर्स स्काई की कंडीशन पे भी डिपेंड करना होगा। मतलब अगर मुझे अगस्त में ऑब्जर्वेशन इंडिया से लेनी है तो आपको मॉनसून के जाने का वेट करना पड़ेगा। और जहां पर भी आप हैं वहां पर मौसम आपको देखना पड़ेगा। अगर बारिश है, बादल है, तो आप ये ऑब्जर्वेशन ऑप्टिकल वाले नहीं कर सकते। दूसरे वेवलेंथ में काम कर सकते हैं लेकिन ऑप्टिकल में नहीं कर सकते। तो ये सारे भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। गुड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो रिलेटेड है और फिजिकली रिलेवेंट है हमारे इस सेशन के लिए। व्हाट इज सन्स कोरोना? कोरोना तो मतलब कोरोना कोविड-19 वाला, या फिर सन के पास भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है? सन के पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली सन जो है उसका हमको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, हमें जो बाहरी उसकी जो सतह दिखाई देती है, जो सबसे ब्राइट है हमारी आंखों से देखने वाली वेवलेंथ में, यानी विजिबल वेवलेंथ लाइट में, वो फोटोस्फीयर कहलाता है। और फोटोस्फीयर इतना ब्राइट है हमारी, ऑफ कोर्स तुम्हें डायरेक्टली कभी सन की तरफ देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिल्टर्स द्वारा भी जब हम कभी भी सन की फोटो लेते हैं तो हमें जो भी दिखता है वो फोटोस्फीयर कहलाता है। अगर किसी तरीके से आपने फोटोस्फीयर को ढक दिया, तो ये कब होता है? जब एक्लिप्स होती है तो नेचुरली ये प्रोसेस होता है। जब भी हम ग्रहण होता है तो उसके सामने मून आ जाता है और सन के फोटोस्फीयर को ढक देता है। और फिर उसके साइड में ऐसे पतले, मतलब हल्की गैस जैसी लाइट रहती है। बहुत ही कम डेंसिटी का एटमॉस्फेयर है, जैसे कोरोना कहते हैं। और जो ये बाहरी एटमॉस्फेयर है सन का, वो उसके इंटरप्लैनेटरी मीडियम में भी स्कैटर करता है। और इसका तापमान बहुत ज्यादा है, 2 मिलियन डिग्री केल्विन है। और अगर आपको याद हो, सूर्य की सतह का जो टेम्परेचर है वो मैंने बताया था लगभग 5800 डिग्री केल्विन है। तो सूर्य की कोरोना जो सबसे बाहरी लेयर है वो काफी गर्म है, पर उसकी डेंसिटी कम है, जिसके कारण वो ब्राइट नहीं दिखती है। लेकिन ऐसे ही जो कोरोना है वो और स्टार्स पे भी प्रेजेंट होता है। लेकिन सन इतना नजदीक है इसलिए हम इतने अच्छे तरीके से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। हम एक्लिप्स होने के बाद उसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बाकी स्टार्स में ये सारे डिटेल स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि सिमिलर तरीके से बाकी स्टार्स में भी ऐसा कोरोना प्रेजेंट है। धन्यवाद प्रियंका जी। एक कुछ और क्वेश्चंस थे, मेरे ख्याल से हम वो क्वेश्चंस लेते हैं और फिर अपने तय समय से ऑलरेडी हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद हम शायद अपने सेशन की समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन था सत्यम यादव जी का कि प्लूटो को सोलर सिस्टम से क्यों निकाला गया। आई मीन प्लूटो एज ए ग्रह कंसीडर होता था पहले और अभी ग्रह के रूप में कंसीडर नहीं होता। तो शायद ये इसके बारे में जानने की इच्छा बहुत सारे लोगों को होगी, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो
तो प्लूटो बेसिकली एक बहुत छोटा ग्रह था। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, और ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण की बात है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये एक संस्थान है, जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो बहुत सारी डेफिनेशंस बनाता है चीजों की। तो उन्होंने प्लैनेट यानी ग्रह होने की डेफिनेशन बनाई कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका इससे इस मास यानी इतना उसका द्रव्यमान है, और वो अपने स्टार के इर्द गिर्द घूम रहा है, और उसने अपने आसपास की जो एरिया है उसने वो क्लियर करना चाहिए। ऐसे 3 डेफिनेशंस बनाए थे। यानी कि प्लूटो का एक निश्चित द्रव्यमान है, हाँ वो एक प्लैनेट जैसा दिखता है, और वो सन के अक्रॉस घूमता भी है। तो ये दोनों क्राइटेरिया तो प्लूटो ने सफलता से ये क्लियर कर लिए थे। लेकिन जो थर्ड उसका क्राइटेरिया है प्लैनेट होने का, वो ये था कि उसने अपने आसपास और कोई भी ऑब्जेक्ट हैं वो उसकी तरह या उसके साइज के नहीं होने चाहिए। जबकि प्लूटो के साथ में उसका जो सैटेलाइट है वो ऑलमोस्ट प्लूटो के ही साइज का है, और इस वजह से उसकी जो नेबरहुड है यानी प्लूटो के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। यानी अर्थ के डिस्टेंस में जो मून है वो बहुत छोटा है, तो अर्थ के एकदम आसपास में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अर्थ को प्लैनेट का स्टेटस है। सिमिलरली नेपच्यून को भी प्लैनेट का स्टेटस है। पर प्लूटो के साथ ही और भी ऐसे कई छोटे ग्रह हैं। अगर हम प्लूटो को इंक्लूड करेंगे तो सिमिलर साइज के प्लूटो के काफी नजदीक में से कई और सारे ग्रह होंगे जो उसी कैटेगरी में होंगे, जिनको हमको प्लैनेट मानना पड़ेगा। तो इस वजह से ये डेफिनेशन बहुत ही ये एक तरीका है बस डिफाइन करने का। तो इस वजह से प्लूटो वो क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं किया, प्लूटो ने वो नहीं हुआ, इसलिए प्लूटो को प्लैनेट के स्टेटस से निकाल दिया गया। बस ये एक डेफिनेशन का तरीका है। ये कतई नहीं प्रूव करता कि प्लूटो पे हमें लाइफ नहीं मिल सकती। हमें प्लूटो पे भी लाइफ मिल सकती है डेफिनेटली। प्लूटो पे लाइफ न मिलने का कारण है कि प्लूटो बहुत दूर है। तो नेपच्यून पर भी लाइफ नहीं मिल सकती, क्योंकि नेपच्यून भी एक, अगर वहां पे पानी होगा तो वो आइस के रूप में होगा, और प्लूटो और भी दूर है, वो कम से कम कई 200 इयर्स दूर ऑर्बिट कर रहा है। तो इतनी दूरी पर सूर्य की किरणें कम पहुंचती हैं, इसलिए अगर वहां पे पानी होगा भी तो वो बर्फ के रूप में होगा। तो जीवन, जो हम जीवन जिस तरीके से जानते हैं उसकी संभावना बहुत ही कम है। इस तरीके से प्लूटो पे लाइफ नहीं होगी, नहीं होने का ज्यादा संकेत है, बट उसके साइज से उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब छोटे साइज पर भी लाइफ हो सकती है, बशर्ते वो इस निश्चित दूरी पर हो अपने स्टार से। मुझे याद है आपने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, हैबिटेबल जोन क्या है। तो आई थिंक एक बार और आप रिपीट कर सकते हैं। सत्यम का अगेन क्वेश्चन है, और उसके बाद आप बता सकते हैं थोड़ा। किसी ने काजल ने क्वेश्चन किया व्हाट इज फॉस्फीन गैस, जिसके बारे में भी हमने बात की थी। आप एक लाइन दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। तो हैबिटेबल जोन एक जोन है, यानी कि एक एरिया है जो कोई भी स्टार की एक निश्चित दूरी पर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात सन की करें तो सन में सन की दूरी पर 2 ही प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में आते हैं, मार्स और अर्थ। तो अर्थ तो हैबिटेबल है, अर्थ पे ऑलरेडी लाइफ है। यानी वो इस निश्चित दूरी पर आपका कोई भी ग्रह मौजूद है जहां पे पानी पानी के रूप में, यानी इस टेम्परेचर पे हो कि वो पानी की डेंसिटी और पानी के रूप में मौजूद हो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक होगा उसके सितारे के पास में, अगर कोई ग्रह है जो बहुत पास में है अपने स्टार के, तो वहां पे पानी नहीं होगा बल्कि भाप हो जाएगा। वो इतना गर्म होगा कि कोई भी चीज मेल्ट हो जाएगी, जो कि मरकरी यानी बुध ग्रह का केस है। तो वो हैबिटेबल जोन में नहीं है। आप वैसे ही बात करें अगर नेपच्यून की या यूरेनस की, वो इतना दूर है कि वहां पे अगर पानी होगा तो वो बर्फ के रूप में मौजूद होगा, तो वह भी हैबिटेबल जोन में नहीं है। तो हैबिटेबल जोन एक बेल्ट है जहां पे आपको पानी, लिक्विड वाटर इसी स्टेट में पाया जाता है, और उसी जोन को हैबिटेबल जोन कहते हैं। और ये डिपेंड करता है स्टार, जो भी स्टार है उसके टेम्परेचर और साइज पे। तो सन की हैबिटेबल जोन कुछ दूरी पर है। अगर आपका स्टार थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर का होगा तो आपकी हैबिटेबल जोन स्टार से दूर होगी। अगर आपका स्टार कम टेम्परेचर का होगा तो हैबिटेबल जोन स्टार के ज्यादा नजदीक होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। तो आप और नजदीक में जाकर लाइफ की पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं, ये है। और रही बात फॉस्फीन गैस की, तो फॉस्फीन गैस का केमिकल फॉर्मूला अगर आपको जानना है तो PH3 है। वो बेसिकली एक तरीके की गैस है, और वो केमिस्ट्री में अर्थ में भी मौजूद होती है।
और वो एक टॉक्सिक गैस है, यानी कि विषैली गैस है, और उसमें कोई भी स्मेल नहीं है, अडरलेस गैस है। ये फॉस्फीन की केमिकल प्रॉपर्टी है, और वो वीनस पे पाई गई, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंस रखती है। वो अर्थ में भी मौजूद है, और अर्थ में उसका प्रोडक्शन का जो रीजन है क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ में कुछ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फॉस्फीन को प्रोड्यूस करते हैं, और क्योंकि वो वीनस में भी पाई गई है, इसलिए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये गैस का होने का कारण भी शायद उसी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ऐसी मान्यता है। ओके, प्रियंका तो जी, अभी हम जो है, पंकज मैं थोड़ा जी जी इंटरप्ट करूंगा, जी, 1 मिनट। हाँ तो हाँ, अभी मैं कोई आवाज नहीं आ रही है इस वक्त। हाँ सुनील, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगा कि मुझे ही ओके, नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से नहीं नहीं बाकी नहीं, लोग। हाँ सॉरी, एक जो बार जो फिर जो से मैं मैंने वो जो मैं कहना चाहता था, मैं तो नहीं, वो मैंने फिर से टैलेंट इस्तेमाल किया जो म्यूट करके बात करने का, तो कभी कभी कर लिया करता हूँ। तो फिलहाल ये मैं कह रहा था कि हम 5 मिनट के लिए ओपन कर सकते हैं सबके लिए, जिसमें कोई भी हम 3 लोगों से क्वेश्चन कर सकता है। 3 मतलब जो मॉडरेटर महोदय हैं वो भी मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हैं, और प्रियंका जी हैं जो स्टेलर एस्ट्रोनॉमी और प्लैनेट हैबिटेबल प्लैनेट सर्च में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस्ड है। मैं भी एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा बहुत हाथ पांव चला लेता हूँ। तो लोगों के लिए हम तीनों अवेलेबल हैं। 5 मिनट का वक्त होगा, उसमें कोई भी कुछ भी अपनी जिज्ञासा बता सकता है। अगर हमारे लिमिट के अंदर होगा तो हम लोग अभी बताएंगे, नहीं तो हम वेबसाइट पे जहाँ पे ये वीडियो और ऑडियो अपलोड होगी, आपके जो क्वेश्चंस आज आपने किए हैं वो अपलोड होंगे, और आप जो अभी पूछेंगे वो भी अपलोड होगा। तो यहाँ नहीं तो हम वहाँ पे आपको आंसर दे सकते हैं। आप सभी के लिए ओपन है, कोई भी जो है क्वेश्चन कर सकता है। सब लोग अनम्यूटेड हैं। हाँ, मैंने जो है अपनी तरफ से वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और पूछ सकता है। अपना नाम बताइए और क्वेश्चन करिए। हेलो, कोई किसी ने शायद और टीवी कृपया चला रखा है। हम अनम्यूट तभी करें जब क्वेश्चन पूछना हो, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। Sir, why do stars twinkle? ये क्वेश्चन आंसर किया था, लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ। स्टार्स ट्विंकल करते हैं एटमॉस्फेयर के कारण। तो जो लाइट आती है हम तक, जो पहुंचती है, वो कई सारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स से पास होती है, और हर लेयर पे अलग अलग रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण हमको स्टार्स ट्विंकल होते हुए नजर आते हैं। अगर आप लोग आपस में मतलब जिस किसी की भी टीवी ऑन है, Why does कृपया the आप अपना sun माइक बंद appear कर लीजिए। reddish early in the morning? ओके, मैं आंसर करूंगी, लेकिन जो सवाल नहीं पूछ रहा है वो प्लीज म्यूट करेंगे, वरना बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। आप अपना सवाल पूछने के बाद म्यूट कर लीजिए, मैंने आपका सवाल सुना है। बाकी के लोग प्लीज म्यूट कर लें। नहीं तो मैं फिर से रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। हाँ, मेरे ख्याल से वही करना चाहिए, सवाल लेने के बाद म्यूट कर दो और फिर अनम्यूट कर दिया जाएगा। ओके, तो आ, आप म्यूट कर दीजिए, फिर मैं जवाब देती हूँ। मैम, कौन से रेस के कारण सनलाइट गर्म होती है? ओके, तो मैं पहला जो सवाल था उसको आंसर करती हूँ कि सनराइज या सनसेट के टाइम पे रेड क्यों दिखाई देता है। तो
तो सनराइज और सनसेट के समय क्या होता है कि जो सन है वो होराइजन के पास है, तो होराइजन क्या होता है, क्षितिज होता है। और जब सन दोपहर में होता है तो वो सन एकदम सर के ऊपर दिखाई देता है। तो क्षितिज के पास में एटमॉस्फेयर की लेयर बहुत थिक होती है, और इसके कारण सन की रेज है काफी थिक एटमॉस्फेयर से गुजरती हैं। और जब वो थिक एटमॉस्फेयर से गुजरती हैं तो स्कैटरिंग होती है, और स्कैटरिंग होने के कारण कोई भी जो लाइट है स्कैटर होने के कारण रेड कलर में ज्यादा दिखाई देती है। वो वेवलेंथ की उसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए हमको जो सन है वो रेडिश कलर का दिखाई देता है। और एक दूसरा को तो बेसिकली हमको जो लाइट आती है सन से, विजिबल की लाइट आती है हमारे टेम्परेचर पे। ओके, और अर्थ को हीट करने के लिए सिर्फ सन का टेम्परेचर ही नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर भी हेल्प करता है। तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यानी कार्बन है, ऑक्सीजन है, जिसके कारण अर्थ पर हीटिंग प्रोड्यूस होती है। तो सिर्फ सन की लाइट ही नहीं, मतलब सन का जो टेम्परेचर है वो, हमारा ऑप्टिमल डिस्टेंस और हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, ये सब मिलाकर टेम्परेचर की परिभाषा बनाते हैं अर्थ के ऊपर। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। Ma'am, why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? जब एस्ट्रोनॉट स्पेस, हाँ बोलिए। इन्होंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन हम लोग जो है रिटन में रिप्लाई दे देंगे। ओके बिकॉज अब मैं चाहता हूँ कि और लोग, जिन लोगों ने क्वेश्चन कोई भी नहीं किया है, वो लोग जो है अप्रोच करें। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले पाएंगे, प्लीज कोई भी। मैम, अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा सन में मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपकी आवाज समझ में नहीं आई, क्या बोल रहे थे सत्यम जी? सर, अभी तक क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसके द्वारा हम सन में एंटर कर सकते हैं? बोलिए प्रियंका जी। ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम सन में एंटर कर सकें, क्योंकि सन की कोर जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है, 15 मिलियन डिग्री केल्विन है। लेकिन हमको हर स्टार के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उसको जानने के लिए हम बहुत सारी चीजों बाहर से ही पता कर सकते हैं। आप टेम्परेचर से अंदाज लगा सकते हैं, इतनी गर्म कोई चीज है तो वहां पे कोई भी प्रोब या कोई भी चीज सस्टेन नहीं कर पाएगी, तो उसको दूर से ही हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो आई थिंक अभी हम एंड करते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन सेशन को, और हैंड ओवर करते हैं पंकज जी को अपनी लास्ट कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए। ठीक है पंकज जी? जी बहुत 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 धन्यवाद। और प्रियंका जी की ही एक लाइन की, एस्ट्रोनॉमी बहुत पेशेंस का काम है, से शुरू करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही पेशेंस से आपके साथ चर्चा की, स्टूडेंट्स के और सारे पार्टिसिपेंट्स के सवालों के जवाब दिए, और हिंदी में इस तरह का ये अपना अनूठा प्रयोग होगा कि हमारा एक उद्देश्य भी रहा था कि ताकि बहुत सारे छात्र जो कि हिंदी माध्यम से हैं और शायद इंग्लिश में करने पर उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत चर्चा, एक समृद्ध करने वाला चर्चा, ज्ञान, और खास तौर से मेरे लिए भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि मैं जानता था आज मुझे लगा कि वो मुझे समझाई गई। खास तौर से वेवलेंथ का जिस तरह से विस्तार से यूज होता है,
तारों के सर्च में, तारों की प्रॉपर्टी के सर्च में, वहाँ पे कौन कौन सी गैसें हैं, उनको जानने के लिए, ये सब बहुत अद्भुत था हम सब के लिए। और इस बेहद प्रभावशाली चर्चा के लिए हम प्रियंका जी का बेहद धन्यवाद करते हैं। कैसे छोटे छोटे सिंपल लॉज ऑफ मैकेनिक्स जो कि हम अभी पढ़ते हैं और फिर हमको लगता है कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इस चर्चा में भाग लेके समझ में आया कि इसके कितने खूबसूरत प्रयोग हैं, जो कि छोटे छोटे प्रयोगों से हम कितने बड़े बड़े आविष्कार कर सकते हैं। ग्रहों में जीवन की संभावना के बारे में जिस तरह से विस्तार से चर्चा हुई, वो बहुत अच्छा था। और बहुत सारे मेथड्स जो कि यूज होते हैं प्लैनेट्स को सर्च करने के लिए, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम सबके लिए इतनी थी कि हम अब आगे जाके दोबारा बहुत सारी चीजों को फिर से अपने से जानने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़े में कहूँ तो हमारी जिज्ञासाएं इतना इस चर्चा को सुनने के बाद काफी बढ़ी हैं, उतनी ही जैसे कि हमारी जानकारी बढ़ी है। और बाकी सबका सहयोग भी अच्छा रहा। हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, उन्होंने बेहद जागरूकता दिखाई, बेहद जिज्ञासा दिखाई, उन सबको भी धन्यवाद। और अंत में हमारे ऑर्गेनाइजर और हमारे इंटरव्यूअर सुनील चंद्रा को बहुत बहुत धन्यवाद इस इनिशिएटिव के लेने के लिए, और यूनाइटेड साइंस फोरम में एक और इवेंट, एक बेहद सक्सेसफुल इवेंट को एक बार फिर से ऑर्गेनाइज करने के लिए। हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। आप सबके जिज्ञासा का इंतजार रहेगा। हमारे वेबसाइट यूनाइटेड साइंस फोरम पर जितनी भी डिटेल्स होंगी वो हमेशा उपलब्ध रहेंगी। कृपया उस पर नियमित आप चेक करते रहिए। आगे आने वाले प्रोग्राम के लिए भी आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसके पहले आप और भी लोग जो जुड़े हुए हैं वो डिस्कनेक्ट हों, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी जो है एडवर्टिजमेंट की बात कर सकूँ। ऑब्वियसली ये मेरा फर्ज भी बनता है, भीड़ जहाँ भी दिखे यूनाइटेड साइंस फोरम की खूबियाँ गिनाने शुरू हो जाएं। तो मैं चाहूँगा यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके लिए बहुत सारी जो है छोटी बड़ी जो प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ना केवल स्टूडेंट्स के लिए, हम कोशिश करते हैं कि टीचर्स और गार्जियंस भी हमसे जुड़े, डिस्कस कर सके। और इसमें कोई भी फी इन्वॉल्व नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, इसमें कोई भी फी इन्वॉल्व नहीं। ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों के कंट्रीब्यूटरी जो है तरीके से हम लोग कर रहे हैं, एक दूसरे कंट्रीब्यूट करके एक फंड बना करके ये काम किया जा रहा है आप सभी के लिए। तो आइडिया ये है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हमने एक और चीज़ शुरू करी है कि जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं। ये कोरोना का जो कॉल चल रहा है, इसमें जो है स्टूडेंट्स के कॉलेज स्कूल्स जो है फुल्ली फंक्शनल नहीं है, जिसमें वो लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, चाहे वो रीडिंग प्रोजेक्ट हो सकते हैं या इस तरह के या छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जैसे प्रोजेक्ट वो लोग कर सकते हैं हम लोगों के साथ में। और इसके लिए एक लेकिन रिक्वायरमेंट होगी कि ये सबके लिए ओपन नहीं है, ये ओपन होगा कुछ स्टूडेंट मेंबर्स जो हैं, जो मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं यूएसएफ की, उनके लिए ओपन होगा। और इस कड़ी में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास एक स्टूडेंट मेंबर है जो ऑलरेडी किसी रीडिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जो जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज इन्फॉर्मेटिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे हम इन्फॉर्मेटिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसका प्रोजेक्ट टाइटल है। इस तरह आप सारे लोग भी जुड़ सकते हैं, ये मेरा संदेश था। और डिटेल्स जैसे पंकज जी ने बोला आपको वेबसाइट पे या फेसबुक पेजेस पे मिल सकता है। अभी तो हमारे पास ऑफिशियल फ़ोन नंबर भी है जिस पे आप कॉल करेंगे, कोई ना कोई जो है आपको रिप्लाई देगा। तो ये मेरा पार्ट था एडवर्टिजमेंट का। और एक चूंकि हमारा फर्स्ट जो अजमलपुर साइंस मेला फर्स्ट इवेंट थी, जो ऑफलाइन इवेंट थी, जो ग्राउंड पे इवेंट हुई थी, मेगा इवेंट थी बेसिकली,
क्योंकि एक 1500 स्टूडेंट्स पर डे ज्वाइन किए थे उस इवेंट को। एक ग्रैंड सक्सेस थी। उसकी एनिवर्सरी पर हम लोगों ने प्लान किया है कि मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, जो अनफॉर्चुनेटली जो ऑफलाइन नहीं हो सकती क्योंकि हमें क्लियरेंसेस नहीं मिलेंगे लोकल अथॉरिटीज से इतनी लंबी भीड़ इकट्ठा करने की। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रफली 5000 या 2000 to 5000 स्टूडेंट्स को इंटरटेन कर सके वेबिनार्स के माध्यम से। सिमिलर एक्टिविटीज होंगी, केवल एक ही डिफरेंस होगा कि हम वहां पर आप लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा नहीं सकते, वो सारा जो है ऑनलाइन ही होगा। और कई सारे एक्सपर्ट्स जुड़े होंगे इन सब काम के लिए, और फील्ड्स भी हमारी अभी पहले से ज़्यादा जो है वाइड होंगी, क्योंकि हमारे साथ अभी बायो इंजीनियर्स या फिर बायो मटेरियल में रिसर्च करने वाले लोग, या फिर जो है केमिकल साइंसेज में रिसर्च करने वाले लोग भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे यूएसएफ का परिवार बढ़ रहा है, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन और आप लोगों के लिए जो फायदेमंद टूल्स हैं, हम इनको टूल्स बोलते हैं, एजुकेशन का एक टूल्स है। एग्जाम पास करना ही एजुकेशन नहीं है, किसी चीज के बारे में जानना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वो चीज है जो आपको फील करवाए कि ये पर्टिकुलर घटना क्यों घटित हो रही है। मैं ये नहीं कर रहा हर एक चीज के पीछे ही पड़ जाओ, बट जो कर रहे हो उसको समझ के करो। और यही हमारा उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। और इसी में समहाउ हम हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई भी मतलब भेदभाव वाली बात नहीं कर रहा कि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र को और हिंदी को ही बढ़ावा दे रहा हूँ। लेकिन ये है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के जो एजुकेशन सिस्टम है या यहाँ पे जो गैप्स हमें दिखते हैं, वो यही है कि प्रैक्टिकलिटी हमारे समहाउ एजुकेशन में कम पाई जाती है। तो वो हमारा काम है कि हम बूस्ट करेंगे। हो सकता है फ्यूचर में हम समर कैंप जैसी प्लान्स को भी लेके आए जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो या फ्री विद नॉमिनल फी हो। वो देखेंगे कि कैसे क्या होता है। बट आप स्टे ट्यून्ड, आप ट्यून रहिए, जुड़े रहिए, वेबसाइट से देखते रहिए क्या अपडेट्स होते हैं। जैसे आप न्यूज चैनल देखते हैं, मूवी देखते हैं, आप हफ्ते में एक बार हमारी वेबसाइट भी देख लिया करिए, और हो सकता है कुछ यूजफुल मिल जाए आप लोगों को। और मेंबर्स के तौर पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी समझता है कि ये जो इनिशिएटिव है ये एक्साइटिंग है, इसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये किसी का भी फुल टाइम जॉब नहीं है, ना तो मेरा, ना प्रियंका जी का, ना ही पंकज जी का। ये फुल टाइम जॉब किसी का नहीं है। हम सारे पार्ट टाइम कंट्रीब्यूट करके आप लोगों को कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश यही रहेगी, आप में से भी कोई अगर चाहता है कि नहीं हम जुड़ सकते हैं, इस तरह कुछ कंट्री करना चाहते हैं, तो आप एज ए मेंबर, एज ए टेम्पोररी मेंबर, परमानेंट मेंबर, जैसे भी आप जुड़ सकते हैं। और आई थिंक इतना काफी है एडवर्टिजमेंट के लिए, ज्यादा बचेगा नहीं। बाकी वेलकम नोट पंकज जी संभाले, और थैंक यू मेरी तरफ से। जी, ये सुनील, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने छात्रों को जागरूक किया कि वो किस तरह से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। फायदा उठाना हम नहीं कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है। स्टेप फॉरवर्ड हमारा मोटो है, और उसी पे हम अग्रसर हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे हमसे जुड़े हुए सारे सहभागी, सारे छात्र उस पर विचार करें, और अगर जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अवसर प्रदान किया जाएगा कि वो हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का मौका पाएं। और कोरोना काल में जैसा कि बाकी सबके पास इतना मौका होगा, इतना समय निकाल पाएंगे कि वो इस पर काम कर सकें। और मैं यही कहूँगा कि अपनी हिचकिचाहट से बाहर निकल के आप दिए गए नंबर पर, दिए गए ईमेल आईडी पर या किसी भी चैनल पर आप कांटेक्ट करें, और हम इसी तरह की इवेंट आने वाले दिनों में आपके लिए लाते रहेंगे। हो सकता है कि हम सिमिलर टाइप की इवेंट इंग्लिश में भी करें। अगर किसी को या कुछ लोगों को, कुछ समूह को ऐसा लगता है कि सिमिलर टाइप की इवेंट इंग्लिश में भी करने की ज़रूरत है, तो हम वो भी कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से प्रियंका जी का, सुनील चंद्रा का और
हमारे सारे सहभागियों का, साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। अगली इवेंट के लिए